मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। अगर आपको कहानियां पसंद है तो मेरे चैनल पर हमेशा बेहतरीन कहानियां अपलोड होती है और रहेगी, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज है या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। 1. दादी पैट्रिशिया के बारे में क्या वह कुछ बेहतर हो रही हैं? डॉक्टर गेरसन ने पूछा। नर्स शैनेल ने उन्हें संभाला और दादी पैट्रिशिया की अस्पताल की किताब दी। डॉक्टर गेरसन ने जल्दी से उसे पढ़ा और उसमें लिखी बातों पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया। ऐसा लग रहा है कि उनकी कमर की सूजन काफी कम हो गई है। तो महामहिम सही थे। अभी के लिए उनकी सभी उपचार योजना के अनुसार जारी रखें। चूंकि उसकी हालत में सुधार हुआ है, इसलिए मैं महामहिम से मिलकर देखूंगा कि हमें उसके उपचार या आहार में कुछ बदलाव करना चाहिए या नहीं। दादी पैट्रिशिया उन बुजुर्ग महिलाओं में से एक थीं जो जून में अपने परिवार के साथ शरणार्थी के रूप में बीमार आई थीं। खेती करते समय वह गिर गई थी और पत्थरों और मिट्टी से ढकी एक पहाड़ी से लुढ़क गई थी। बुजुर्ग लोगों की हड्डियां नरम ऊतक वाली होती हैं और किसी भी तरह का गिरना उन्हें अस्पताल में भर्ती करा सकता है। जब वह गिरी तो उसकी कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, जिससे उसकी कमर के आसपास सूजन आ गई थी। उस समय उसका पूरा शरीर उसके लिए बिल्कुल अलग थलग महसूस कर रहा था। दर्द वास्तव में असहनीय था। उसके परिवार ने एक चिकित्सक को बुलाया था जिसने उन्हें सलाह दी थी कि उसे पूरे दिन बिस्तर पर लेटा रहने दें। वह पिछले 3 महीनों से बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब वह खुद को राहत देना चाहती थी या नहाना चाहती थी तो उसकी बेटी या बहुएं उसकी मदद करती थीं। लेकिन उस चिकित्सक की सलाह वास्तव में एक गलत कदम थी। तब से चलना उसके लिए बहुत तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि ठीक है, चोट लगने पर बुजुर्गों को अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए लगातार मालिश और हल्के व्यायाम की आवश्यकता होती है। उन्हें अच्छी शारीरिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ मजबूत शरीर संक्रमण से बेहतर तरीके से लड़ सकता है और चोटों से कमजोर शरीर की तुलना में तेजी से ठीक हो सकता है। व्यायाम करने से मधुमेह, कैंसर, स्ट्रोक और कई अन्य बीमारियों को रोका जा सकता है या उन्हें रोका भी जा सकता है। बस कुछ नाम बताने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि व्यायाम करने से निश्चित रूप से उनके जीवन की गुणवत्ता और जीवन प्रत्याशा में सुधार हो सकता है। इतने लंबे समय तक बिस्तर पर लेटे रहने से उसे पीठ दर्द और शरीर के अन्य दर्द होने लगे थे। लैंडन ने उन्हें निर्देश दिए थे कि उसका आहार कैसा होना चाहिए और उन्हें उसकी उपचार प्रक्रिया में कैसे सहायता करनी चाहिए। अब 1 महीना और कुछ सप्ताह हो चुके थे और उसके शरीर और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण में पहले से ही बहुत बड़ा सुधार हुआ था। जब वह आई तो उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह जल्दी मरना चाहती थी। लेकिन अब वह हर दिन मुस्कुराती थी और अस्पताल में अन्य वरिष्ठों के साथ अपना समय बिताती थी। उसका परिवार उसे चलता हुआ देखकर इतना खुश हुआ कि वे रोने लगे। उन्होंने वाकई सोचा था कि वह अपना बाकी जीवन बिस्तर पर ही बिताएगी। डॉक्टर गेरसन ने जिस चीज की सबसे ज्यादा सराहना की वह थी जिसे महामहिम ने मेडिकल वॉकर कहा था। वॉकर के 4 पैर थे और वह लोहे से बना था और लोहे के पैरों के जूते के रूप में रबर की ट्यूब थी। रबर को साइड हैंडल के चारों ओर भी लगाया गया था और ये लोहे और वरिष्ठ नागरिकों की हथेलियों के बीच एक नरम कुशन के रूप में काम करता था। वॉकर ने वास्तव में दादी पैट्रिशिया की मदद की जब वह अपने पुनर्वास अभ्यास के दौरान अस्पताल में घूम रही थीं। जब गेरसन ने रिपोर्ट देखी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अच्छा, आप सभी ने नर्स के रूप में बहुत अच्छा काम किया है। नर्स लॉरा और शैनेल गेरसन की प्रशंसा सुनकर शर्मा गईं और वे कान से कान तक मुस्कुराईं। उन्हें भी लगा कि अस्पताल को इसी तरह से काम करना चाहिए। अब चलो अपना चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि सभी मरीज कैसे हैं। वे एक कमरे में पहुंचे जिसके बगल में एक नाम टैग लगा था। नाम टैग पर वार्ड G1 लिखा हुआ था और इससे पता चला कि यह अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर पहला वार्ड था। जब वे अंदर गए तो बच्चे बातचीत कर रहे थे और कागज के टुकड़ों पर चित्र बना रहे थे। कुछ बच्चों के परिवार जो काम पर नहीं गए थे वे भी अपने बच्चों से मिलने वार्ड में थे। अब जब वे बेहतर शिक्षित हो गए थे और अपने बच्चों के साथ समय बिता चुके थे तो उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि पूरे साम्राज्य को चिकनपॉक्स के बारे में गलत धारणा थी। उन्हें अपने बच्चों के प्रति भी दोषी महसूस होने लगा, क्योंकि वे उन्हें कुष्ठ रोगियों की तरह मानते थे। पूर्वजों का धन्यवाद कि उनके राजा को उन्हें ज्ञान देने के लिए स्वर्ग का ज्ञान दिया गया था। जब उन्होंने समूह को अंदर आते देखा तो बच्चे मुस्कुराने लगे और खुशी से हाथ हिलाने लगे। अरे, ये डॉक्टर गर्सन है। डॉक्टर गर्सन कहाँ? नर्स लॉरा, नर्स शैनेल, बच्चों के परिवार वाले धन्यवाद कहने के लिए आगे आते हैं। डॉक्टर, मेरे छोटे बिबल्स की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मैं और मेरी पत्नी आपको धन्यवाद देने के लिए अपने घर आमंत्रित करना चाहते हैं। नर्स लॉरा, अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए धन्यवाद। मेरा बेटा मुझसे कहता है कि आपकी देखभाल के कारण वह बेहतर होने लगा था। नर्स शैनेल, मेरी बेटी प्रतिदिन आपकी प्रशंसा करती है और कहती है कि आपके पास स्वर्ग से उपचार करने वाले हाथ हैं। डॉक्टर, नर्स अस्पताल के कर्मचारियों के प्रति अपनी ईमानदारी से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सभी खुश थे।
ईमानदारी से नर्सें और डॉक्टर गेरसन नागरिकों से मिल रही मान्यता से वास्तव में खुश थे। नर्सें लगभग भावुक हो गईं, लेकिन उन्हें पता था कि अभी रोने का समय नहीं है। उन्हें मजबूत होना था और अपना काम करते रहना था। अपने पेशे की शुरुआत करने के बाद पहली बार उन्हें लगा कि वे कुछ सही कर रहे हैं। ये सब पैसे के बारे में नहीं था। उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि जीवन बचाना और बीमारियों का इलाज करना उन्हें बहुत खुशी और संतुष्टि की भावना देता है। जब उन्होंने सभी मरीजों की जांच की तो नर्सों ने उन सभी मरीजों के बारे में नोट कर लिया जिन्हें दी गई दवा से कोई अन्य जटिलता या समस्या हुई थी। लैंडन ने उन्हें हमेशा ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि लोगों को कुछ दवाओं से एलर्जी हो सकती है। यहाँ तक कि उबले हुए पत्तों का पानी भी कुछ लोगों को एलर्जी या चकत्ते पैदा कर सकता है। जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने चिकन पॉक्स के मरीजों वाले सभी अन्य वार्डों का दौरा किया और अंत में वार्ड के अन्य मरीजों के पास गए। वे वार्ड G23 में गए और कुछ वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों को देखा जो उनसे मिलने आए थे। डॉक्टर गेरसन, हे, मैं अभी आपके बारे में बात कर रहा था। नर्स लॉरा का स्वागत है। बच्ची शैनेल दादी के पास आओ। मरीजों ने समूह का स्वागत किया और यहाँ वहाँ उनका मजाक भी उड़ाया। बच्ची लॉरा, मेरा एक पोता है जिसकी शादी नहीं हुई है। हे, मुझे लगता है कि तुम उसके लिए एक अच्छी जोड़ी हो सकती हो। इस तरह मैं तुम्हें अपनी पोती के रूप में पा सकता हूँ। मैं नर्स शैनेल को अपनी पोती के रूप में चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं, मैंने सुना है कि डॉक्टर गेरसन की पत्नी फूल की तरह सुंदर है। बेशक वह सुंदर है। क्या आपको लगता है कि मेरे नए बेटे डॉक्टर गेरसन के साथ कोई भी हो सकता है? वरिष्ठों के इस समूह के बारे में अस्पताल के कर्मचारियों ने पहले ही उनसे उम्मीद छोड़ दी थी। जब ये वरिष्ठ एक साथ होते थे तो वे वास्तव में किसी को चिढ़ा सकते थे। गेरसन को पहले ही गोद ले लिया गया था, जबकि नर्सें पहले से ही अस्पताल में कई वरिष्ठ नागरिकों की पोती थीं। यह अस्पताल के कर्मचारियों की रोजमर्रा की जिंदगी थी। जुलाई के अंत में केवल 3 दिन बचे थे। पूरे महीने बेमार्ड में बहुत सारे बदलाव हुए। अब तक पहला निर्माण स्थल 80% पूरा हो चुका था, दूसरा स्थल 72% पूरा हो चुका है और तीसरा स्थल 60% पूरा हो चुका है। निर्माण करते समय लैंडन ने अपना सारा समय प्रभावी ढंग से उपयोग किया। जब वे कंक्रीट के सख्त होने का इंतजार कर रहे थे तो वे दूसरे उद्योगों में गए और वहां भी यही प्रक्रिया दोहराई और 8500 श्रमिकों की मदद से काम जल्दी ही पूरा हो गया। कुल मिलाकर लैंडन निर्माण की समग्र प्रगति से खुश थे। इस महीने के भीतर उद्योग भी अपने आप फलने फूलने लगे थे। सभी ने नए उत्पाद बनाकर जुलाई के लिए अपने काम पूरे कर लिए थे और अस्पताल के कर्मचारियों ने भी अपने कौशल में सुधार किया था। दूसरी ओर स्कूल 2 अगस्त को फिर से खुल जाएगा, इसलिए लैंडन जानना चाहता था कि शिक्षक कितने तैयार हैं। एक राजा के रूप में बेमार्ड में जीवन के सभी हिस्सों के साथ नियमित बैठकें करना आवश्यक था। लैंडन को वह दिन आज भी याद है जब वह सेमेस्टर के अंतिम परिणामों के लिए स्कूल गया था। कुछ बच्चे अपनी रिपोर्ट कार्ड बुक पकड़े हुए बहुत रो रहे थे। उनके परिवार उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे थे। अन्य लोग मुस्कुराए और उछल कूद कर रहे थे क्योंकि वे अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए वास्तव में खुश थे। माँ विनी, माँ किम और ग्रेस भी वहां मौजूद थीं और उन्होंने लिंडा और छोटी मोमो को अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए बधाई दी। कुछ माता पिता ने अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड पकड़े और गर्व से कहा, यह मेरी लड़की है, मुझे पता था कि तुम ये कर सकती हो। _उद्धरण चिन्ह, मेरा लड़का बहुत होशियार है। जब हम घर वापस आएंगे तो मैं मांस और वे स्वादिष्ट मसाले खरीदूंगा और तुम्हारे लिए दावत बनाऊंगा। _उद्धरण चिन्ह। जो असफल हुए वे वास्तव में दुखी थे, लेकिन जब लैंडन ने अपना उत्साहवर्धक भाषण दिया तो उन्होंने तुरंत अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। उन्होंने कड़ी मेहनत करने और अगले सेमेस्टर में अपने माता पिता को गौरवान्वित करने की कसम खाई। इससे पहले उन्होंने वास्तव में कभी स्कूल को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब उन्होंने अन्य छात्रों और अभिभावकों के खुश चेहरों को देखा और इसकी तुलना अपने परिवार के उदास चेहरों से की तो उन्हें वास्तव में अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास क्यों नहीं किया? अंदर से वे जानते थे कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दिया। उन्होंने कसम खाए, अगली बार वे दूसरों की तरह अपने माता पिता को मुस्कुराएंगे। इस सेमेस्टर के परिणाम वास्तव में बहुत अच्छे थे। 70% से अधिक छात्र अगली कक्षा में आगे बढ़ गए थे। अब सभी शिक्षक एकत्रित हो गए थे और लैंडन के साथ अपनी बैठक के लिए तैयार थे। जुलाई की शुरुआत में लैंडन ने सभी को क्या पढ़ाना है इसकी विस्तृत रूपरेखा दी थी, लेकिन आज वह उन्हें सेमेस्टर के लिए अपना शेड्यूल देने के लिए यहाँ था। लैंडन ने जल्दी से शिक्षकों को पेपर वितरित किए। समूह से 4 नए शिक्षक भी थे जो जुलाई की शुरुआत में आए थे। बेमार्ड में कुल 14 शिक्षक हो गए। रसायन विज्ञान 1, माँ किम और माँ विनी। गणित 3, समूह से 2 शिक्षक। गणित 2, ग्रेस और 2 अन्य शिक्षक। गणित 1, जुलाई में आए 2 नए शिक्षक। पाइनो 2, लूसी और 1 अन्य शिक्षक। पाइनो 1, जुलाई में आए 2 नए शिक्षक। गणित 3 में गणित 2 से सब कुछ शामिल होगा, लेकिन छात्रों को अंश और दशमलव के बारे में भी पढ़ाना शुरू किया जाएगा। इस छुट्टी के अवकाश का उपयोग सभी शिक्षकों ने अपने नए पाठ्यक्रमों से परिचित होने के लिए किया। इस छुट्टी के महीने के दौरान लैंडन अपनी माँ किम और विनी को बुनियादी रसायन विज्ञान पढ़ा रहा था। उसने उन्हें दिन के समय कीमिया उद्योग तक भी पहुंच दी थी।
उन्होंने चीफ विगिन्स से बहुत कुछ सीखा था और यह भी समझा था कि आवर्त सारणी का उपयोग कैसे किया जाता है और क्या अभिक्रियाएं होती हैं। लैंडन के दिमाग में ये महिलाएं होशियार थीं। लैंडन नहीं चाहता था कि वे सब कुछ जाने, वह बस उन्हें मूल बातें बताना चाहता था। आखिरकार चीफ विगिन्स भी अभी सीख रहे थे, तो वे एक बार में सब कुछ कैसे जान सकते थे। अभी वे जो जानते थे वह रसायन विज्ञान एक पढ़ाने के लिए पर्याप्त था और यह काफी अच्छा था। वे कीमिया प्रयोगशाला में गए थे और कई रसायनों और कांच के बीकर के साथ बहुत सी चीजों का परीक्षण किया था। वे रसायन विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में अधिकांश प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करना चाहते थे जो लैंडन ने उन्हें दी थी। उन्होंने कई प्रयोग किए थे और विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं के पीछे वास्तविक अर्थ का अवलोकन किया था। उन्होंने चीफ विगिन्स की सलाह के अनुसार समीकरणों को लिखना शुरू किया और अंत में बनने वाले उत्पादों के साथ आए। जब वे प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाओं के साथ प्रयोग कर रहे थे तो वे लगभग अपना आपा खो बैठे थे। उन्होंने कांच के बीकर में पानी डाला और उसमें ग्लूकोज मिलाया। बीकर को कुछ देर घुमाने के बाद सफेद पाउडर जैसा ग्लूकोज पदार्थ घुल गया, मानो उन्होंने तरल में कुछ भी नहीं मिलाया हो। फिर उन्होंने प्रतिक्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए बीकर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया। फिर उन्होंने बीकर में मेथिलीन ब्लू की कुछ बूंदें डालीं और घुमाया। अंत में बीकर में तरल आसमानी नीला हो गया। इस बिंदु पर उन्होंने रुककर अपनी टिप्पणियों को अपनी छोटी नोटबुक में लिख लिया। जब उन्होंने लिखा तो उन्हें एहसास हुआ कि नीला रंग गायब हो रहा था और पानी साफ हो रहा था। ये किस तरह का जादू था? वे इतने हैरान थे कि उन्होंने उत्तेजना से बीकर को लगभग तोड़ दिया, लेकिन जब उन्होंने उसी तरल को फिर से घुमाया तो वह नीला हो गया। क्या यह एक प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया की तरह दिखता है? उन्होंने अपनी रसायन विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें खोलीं और देखा कि ये प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाओं की विशेषताएं थीं। उसके बाद से अपनी सुबह की छुट्टियों की कक्षाओं को पढ़ाने के अलावा वे कीमिया उद्योग में जाते और अपने प्रयोग जारी रखते, जिसके बारे में बात करते हुए उन्हें प्लास्टिक लैब कोट, गॉगल्स वगैरह पहनना वाकई अच्छा लगता था। उन्हें लगता था कि इससे वे बहुत पेशेवर दिखते थे। सभी का शिक्षण कार्यक्रम पूरे सेमेस्टर में समान रूप से फैला हुआ था। इस कार्यक्रम ने उन्हें अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय दिया। वे बस इस बात से खुश थे कि इस आने वाले सेमेस्टर के बाद उनके पास खुद के लिए 4 महीने की पूरी आज़ादी होगी। अगला सेमेस्टर अगस्त में शुरू हुआ और नवंबर के आखिरी दिन खत्म हुआ। उसके बाद उनके पास दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियां होंगी। और सबसे अच्छी बात यह थी कि उस दौरान कोई मेकअप क्लास नहीं होगी। कक्षाएं शिक्षकों पर निर्भर होंगी। अगर उन्हें अपनी छुट्टियों के दौरान 1 महीने तक पढ़ाने का मन हो तो वे ऐसा कर सकते हैं। बेशक छुट्टियों के बाद अप्रैल में स्कूल शुरू होगा। महामहिम ने कहा था कि जून की सर्दी खराब है, इसलिए बच्चों और नागरिकों को कक्षाओं के लिए इधर उधर भागने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने उनसे ये भी कहा था कि अगले 1 या 2 वर्षों के बाद वे स्कूल की अवधि को समायोजित करेंगे ताकि शिक्षकों और छात्रों के लिए गर्मियों का मौसम खुला रहे। लेकिन अभी के लिए उनके राजा को लगा कि यह सबसे अच्छी व्यवस्था है और वे उससे पूरी तरह सहमत नहीं हो सकते थे। वे सभी जानते थे कि सर्दी कितनी खराब और ठंडी होती है। घर के अंदर रहना और आराम करना बेहतर था। साथ ही वे वास्तव में सर्दियों के मौसम में सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका राजा जगह को कैसे गर्म करने जा रहा है, लेकिन चूंकि उसने वादा किया था कि वह ऐसा करेगा, इसलिए उन्होंने इंतजार करने और देखने का फैसला किया। शिक्षकों से मिलने के बाद लैंडन सैन्य किले की ओर बढ़ गया। अब तक बेमार ने मई में अपनी सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया था। हालांकि बेमार के कुछ मूल नागरिकों को अप्रैल के आखिरी सप्ताह में भर्ती किया गया था, लेकिन लैंडन ने उन्हें मई में आने वाले दासों और शरणार्थियों के समूह में जोड़ने का फैसला पहले ही कर लिया था। जो लोग मई में आए नए भर्ती के रूप में समूहीकृत थे, उनके लिए यह महीना उनके रैंक के भीतर पहले 3 महीने की अवधि का अंत होगा। लैंडन ने कहा था कि हर 3 महीने में उनके कौशल और ज्ञान का परीक्षण करने के लिए एक परीक्षा होगी जो उन्होंने अब तक सीखी है, और 6 महीने के बाद अभी भी एक और परीक्षा होगी। दोनों परीक्षाओं में अच्छे संयुक्त स्कोर वाले लोग एक रैंक ऊपर चले जाएंगे। लैंडन ने अपनी परीक्षाओं के विवरण और भर्ती से क्या देखना चाहते हैं इस बारे में भी चर्चा की। दिन के अंत में लैंडन अपने थके हुए भूखे शरीर को वापस महल में ले गया। आखिरकार रात के खाने का समय हो गया। रॉयल पैलेस, योदान की राजधानी। क्या तुमने उन्हें ढूंढ लिया? उद्धरण चिन्ह। रानी आइवी ने पूछा। वह उस कमीने विनी और उसके नाजायज बच्चों के बारे में सुराग या संकेत खोज रही थी। मेरी रानी, हमें एक सुराग मिला। जाहिर है वे कैरोना साम्राज्य से आए एक जहाज पर सवार होकर जा रहे थे। एक अधेड़ उम्र के भाड़े के सिपाही ने उसके सामने घुटने टेकते हुए उत्तर दिया। अच्छा, अपने जासूसों को कैरोना की ओर जाने के लिए कहो। मैं इस बार कोई गलती नहीं चाहता। इसमें कोई संदेह नहीं था कि जब सांता ने अपना व्यवसाय शुरू किया होगा तो उसे इस सब पर बहुत खर्च करना पड़ा होगा। उसने शायद 3 जहाज़ों से शुरुआत की होगी और वहीं से आगे बढ़ा होगा। लैंडन ने पहले सांता से सुना था कि जब उसने अपना व्यवसाय शुरू किया था तो उसने अपने कुछ अमीर ग्राहकों से पैसे के बजाय जहाज़ों का इनाम लिया था। सांता ने जो किया उसका मतलब था कि उसने अपनी पूंजी को ध्यान में रखते हुए ये सब किया था। लैंडन ने वास्तव में सोचा कि उसके पास इन स्टंट को करने के लिए बहुत पूंजी होगी।
उसके कर्मचारियों को भुगतान करने की आवश्यकता थी और वह अपने व्यवसाय को प्यार से नहीं चला रहा था, तो उसके पास अपने माल को जहाज़ों के बदले में देने के लिए इतनी पूंजी कैसे थी। लेकिन लैंडन को यह नहीं पता था कि सांता अपने पिता के चुराए हुए पैसे का इस्तेमाल कर रहा था। सांता वर्तमान में कैरोना में सबसे बड़े व्यापारिक संगठन के मालिक थे और पाइनो महाद्वीप के भीतर हर साम्राज्य में उनकी कई दुकानें भी थीं। तो निश्चित रूप से उनके जहाज पूरे साल लगातार चलते रहते थे। सांता की अनुपस्थिति आज लैंडन की उम्मीदों के अनुरूप ही थी। सांता ने एक साम्राज्य से अद्वितीय सामान लेकर दूसरे साम्राज्य में पहुंचाकर अपना काम किया। जाहिर है, उसके सामान इन साम्राज्यों में बहुत बिक रहे थे, इसलिए उसकी लोकप्रियता थी। इस महीने के सामान के लिए लैंडन ने वे सभी जानवर और पौधे के बीज मंगवा लिए थे जो उसने जुलाई में मंगवाए थे। और एक बार फिर बेमार ने इस बार काफी लोगों का स्वागत किया था। लैंडन ने बुजुर्गों, बच्चों और नए सैन्य स्वयंसेवकों को बसाया, साथ ही लोगों को देखभाल करने वालों के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया। काम पूरा होने के बाद लैंडन के पास 5400 नए रंगरूट रह गए। उसने 200 लोगों को ऊपरी क्षेत्र के अस्पताल में भेजा, जहां उन्हें सभी नर्सों द्वारा गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। जब उनका प्रशिक्षण पूरा हो गया तो उनमें से कुछ को बीमार के आसपास के सभी अलग अलग क्लिनिकों में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। लैंडन ने 500 लोगों को खाद्य उद्योग में, 500 लोगों को कीमिया उद्योग में, 1500 लोगों को निर्माण उद्योग में भेजा और शेष 2700 लोगों को निर्माण स्थलों पर कामगार के रूप में रखा। लैंडन ने सभी पर्यवेक्षकों को इकट्ठा किया और उन्हें महीने के लिए उनके काम सौंपे। चीफ विगिंस, ऐसा कोई नया उत्पाद नहीं है जिस पर मैं चाहता हूं कि आपका उद्योग अभी ध्यान केंद्रित करे। वर्तमान में आपके उद्योग में 500 नए कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। मैं प्रत्येक कर्मचारी को किसी भी कीमिया विभाग में आवंटित करने का काम आपको सौंपता हूं। कोई समस्या नहीं महाराज, चीफ विगिंस ने जवाब दिया। वास्तव में अपने पर्यवेक्षकों के साथ चीफ विगिंस की बैठक के दौरान उन्होंने उनकी शिकायतें सुनी थीं और यह भी महसूस किया था कि कुछ विभागों में अन्य की तुलना में वास्तव में कम कर्मचारी थे। अब जब उनके पास 500 नए कर्मचारी हैं तो वे निश्चित रूप से उन्हें व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने पिछले सप्ताह आपने जो रिपोर्ट मुझे दी थी उसमें भी कुछ सुधार किए हैं। यदि आप इसका गहनता से पालन करते हैं तो एल्काइल समूह स्पीयरेशन की समस्या ठीक हो जानी चाहिए। कुल मिलाकर आपने जो रिपोर्ट मुझे दी थी वह अभी भी बहुत प्रभावशाली थी। बहुत बढ़िया, लैंडन ने चीफ विगिंस को नोटबुक सौंपते हुए कहा। धन्यवाद महामहिम। लैंडन ने अपनी मेज पर एक और फाइल ली और लियोरे की ओर देखा। चीफ लियोरे, इस महीने के लिए आपके उद्योग को भी कोई नया उत्पाद बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके उद्योग को 500 नए कर्मचारी भी नियुक्त किए हैं। और चीफ विगिंस के मामले की तरह मैं भी आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि आप उन्हें खाद्य उद्योग के प्रत्येक विभाग में आवंटित करें। मैं भी आपकी रिपोर्ट से प्रभावित हूं और मैंने कुछ छोटे मोटे सुधार भी किए हैं। धन्यवाद महामहिम, चीफ लियोरे ने लैंडन से अपनी रिपोर्ट लेते हुए कहा। वास्तव में लियोरे को भी चीफ विगिंस जैसी ही समस्या थी। खाद्य उद्योग के पर्यवेक्षकों ने भी अपने विभागों में अधिक कर्मचारियों की मांग की थी, खासकर कृषि विभाग में, जिसे लियोर ने बहुत उचित माना। लियोर ने सोचा कि खाद्य उद्योग के पर्यवेक्षक बहुत मजेदार थे। वे खाद्य उद्योग में नियुक्त किए जाने वाले लोगों की संख्या को लेकर सचमुच झगड़ते थे। इस बैठक में आने से पहले उनमें से हर एक ने उससे मीठी मीठी बातें करने की कोशिश की थी और यहाँ तक कि उसे खाना देने की पेशकश भी की थी। हे। हालांकि उसने उनका खाना ले लिया, फिर भी वह नए भर्ती किए गए लोगों को वितरित करने जा रहा था जहां उसे उचित लगेगा। फिर उसने खाना क्यों लिया? क्योंकि वह शुद्ध भोजन प्रेमी था। क्या ये भोजन की गलती थी कि उन्होंने उससे मीठी मीठी बातें करने की कोशिश की? नहीं, ऐसा नहीं था। चूंकि खाना निर्दोष था, इसलिए उसे खाने से वंचित करने का कोई कारण नहीं था। उसने उनसे बस इतना कहा कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। उसने किसी से कोई वादा नहीं किया। उन्हें इसका हक मिलना चाहिए। उन्हें किसने भेजा कि वे उसे भोजन देकर रिश्वत देने की कोशिश करें? मजे की बात यह है कि सभी पर्यवेक्षक एक दूसरे के साथ बहुत घनिष्ठ थे और एक दूसरे को रोजाना चिढ़ाना पसंद करते थे। लेकिन जब अपने विभागों में नए लोगों को लाने की बात आई तो उन्हें चीफ लियोर के लिए स्वादिष्ट भोजन पकाने में कोई आपत्ति नहीं थी। लैंडन ने टिम की ओर देखा और मुस्कुराया। चीफ टिम, अन्य उद्योगों के विपरीत इस महीने मुझे आपके उद्योग से एक नया विभाग बनाने और टॉयलेट पेपर नामक एक नया उत्पाद बनाने की आवश्यकता होगी। मुझे सिंक और टॉयलेट बाउल बनाने के लिए पोर्सिलेन और मार्बल विभाग की भी आवश्यकता है। और अंत में मैं फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब नामक कुछ बनाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के साथ मिलकर काम करूंगा। टिम पहले से ही जानता था कि उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई आपत्ति थी। टॉयलेट पेपर मूल रूप से लकड़ी से बनाया जाता है, इसलिए टॉयलेट पेपर विभाग को निश्चित रूप से लकड़ी काटने वाले विभाग के जितना संभव हो सके उतना करीब होना चाहिए। लैंडन ने विशेष रूप से यह भी अनुरोध किया कि निर्माण उद्योग में नियुक्त किए गए अधिकांश नए लोगों को विभाग 6 में रखा जाना चाहिए। अकेले विभाग 6 को 4 इमारतें सौंपी गई थीं। वे मूल रूप से सब कुछ करते थे। औद्योगिक उपकरण जैसे विलब्रो, आरी, छड़, कीले इत्यादि को ठीक करने और बनाने से लेकर लॉकर, ताले, दरवाजे के हैंडल, बर्तन, पैन, चम्मच जैसी धातु की घर की विशेषताएं बनाने तक, ईंधन से चलने वाली भारी मशीनें बनाने तक,
लैंडन की ज़रूरत के अनुसार कोई भी धातु की विशेषता बनाने तक। ये लोग पूरे निर्माण उद्योग में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। विभाग 6 में लगभग 8 अलग अलग उपक्षेत्र थे जो उद्योग के भीतर 4 इमारतों को साझा करते थे। एकमात्र क्षेत्र जो बाकी के साथ एक इमारत साझा नहीं करता था वह था जो ईंधन आधारित भारी मशीनें बनाता था। ये सभी इमारतें 3 से 5 मंजिल ऊंची थीं और सभी में बहुत ज़्यादा जगह थी। प्रत्येक इमारत की पहली मंजिल की छत भी बहुत ऊंची थी। इस युग में जब इमारतें बनाई जाती थीं तो रईस हमेशा इसे शाही महलों की तरह भव्य बनाने की पूरी कोशिश करते थे। ये कुछ हद तक ब्यूटी एंड द बीस्ट के दृश्य जैसा था जिसमें बेल बीस्ट के साथ नृत्य कर रही थी। पहली मंजिल से छत तक की दूरी इतनी ही थी। लैंडन ने इन भारी मशीनों के लिए एक विशाल दरवाज़ा बनाने के लिए सामने की दीवारों के 2/3 हिस्से को नष्ट कर दिया था ताकि वे एक बार बन जाने के बाद इमारत से बाहर निकल सकें। एक बार सफलतापूर्वक बन जाने के बाद उन्हें सीधे स्तंभों और पंक्तियों में एस्टेट के पीछे पार्क किया जाएगा। वैसे भी चूंकि नए उद्योग लगभग पूरे हो चुके थे इसलिए लैंडन को यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि पर्याप्त दरवाजे के गुंडी, दरवाजे के टिका, नल इत्यादि बनाए जाएं। विभाग 6 में वे कर्मचारी भी शामिल थे जिन्हें लैंडन ने ऊर्जा प्रणाली सिखाने में समय बिताया था। जो लोग सीखते थे उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त विद्युत इंजीनियर कहा जाता था। प्रशिक्षण प्राप्त इन इंजीनियरों ने विभाग 6 के अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर भारी मशीनें बनाई थीं। उन्होंने एस्केवेटर, ट्रक वगैरह के लिए सभी तार लगाए और जोड़े थे। चूंकि दूसरा निर्माण स्थल बिजली संयंत्र है इसलिए बल्बों का निर्माण पहले से ही शुरू कर देना ही समझदारी होगी। अब तक लैंडन को विभाग 6 से बस इतना ही करने की आवश्यकता थी। लैंडन ने टिम को चीनी मिट्टी और संगमरमर विभाग के बारे में विस्तृत निर्देश दिए कि उन्हें सिंक और शौचालय के कटोरे कैसे बनाने हैं। निर्माण पूरा होने के बाद इन जुड़नार को पाइप से जोड़ने और इमारतों के चारों ओर लगाने की आवश्यकता थी। अब तक स्थापना के लिए पहले से ही बहुत सारे चीनी मिट्टी और संगमरमर के फर्श टाइल तैयार थे। इसलिए लैंडन को अभी सिंक और शौचालय के कटोरे पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। लेकिन महाराज, यह अजीब बोर्ड चीज़ क्या है जिसे आप विभाग 13 से बनवाना चाहते हैं? टिम ने अपने हाथों में नोटों को देखते हुए पूछा। यह एक खेल है, इसे शतरंज कहते हैं। अभी 2700 नए रंगरूटों के साथ लैंडन के पास अब कुल 11200 निर्माण श्रमिक हैं। वह चाहता था कि सभी 2700 रंगरूट साइट पर काम करना शुरू करें ताकि वे वहां मौजूदा श्रमिकों से सीख सकें। उन्हें बसाने के बाद लैंडन ने अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए निर्माण स्थल से 6000 श्रमिकों को वापस बुला लिया। सर्दी आ रही थी और लैंडन को यकीन था कि अगर ठीक से देखभाल नहीं की गई तो ज्यादातर औषधीय पौधे कठोर मौसम के कारण मर जाएंगे। इन पौधों का इस्तेमाल डॉक्टर अपने रोगियों को ठीक करने और उनका इलाज करने के लिए रोजाना करते थे। इसलिए बीमार को अभी एक बड़े ग्रीनहाउस की जरूरत थी ताकि सर्दियों के दौरान इन पौधों को उगाना जारी रखा जा सके। इसके साथ ही लैंडन ने 6000 के समूह में से 1000 लोगों को खाद्य उद्योग के भीतर ग्रीनहाउस निर्माण शुरू करने के लिए नियुक्त किया। ये श्रमिक पहले भी इन स्थलों पर काम कर चुके थे और उन्हें निर्माण कार्य का काफी अनुभव था। इसलिए जब लैंडन ने उन्हें भवन की योजना दी तो उन्होंने तुरंत ही इसके प्रत्येक विवरण को समझ लिया। लेकिन उन्हें इस बात पर हैरानी थी कि इस इमारत में कोई कंक्रीट का फर्श या दीवार नहीं होगी, सिर्फ 4 मीटर मोटी कांच की दीवारें, साथ ही कांच की छत। इमारत की जमीन पूरी तरह से खुली होनी थी। ये किस तरह की इमारत थी? इसमें कौन रहेगा? उन्होंने लैंडन से कई बार पूछा कि क्या वह निश्चित है, और जब लैंडन ने अपनी स्वीकृति दी तो उन्हें अचानक पता चला कि वे अब अपने राजा को समझ नहीं पाए। भूल जाओ, अगर उनके राजा ने ऐसा कहा है तो ऐसा ही है। और सभी संकेतों से यह इमारत एक बहुत बड़ी एकल मंजिल वाली इमारत होने वाली थी। आमतौर पर 3.5 मीटर से ज्यादा ऊंचे ग्रीनहाउस में गर्म हवा को पौधों की पत्तियों से दूर जाने दिया जाता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि फर्श का तापमान अपेक्षाकृत संतुलित रहेगा। इसलिए अच्छी ऊंचाई से पौधों के चारों ओर अच्छे तापमान नियंत्रण और हवा का प्रवाह संभव हो पाता है। यही कारण है कि लैंडन ने अपने ग्रीनहाउस को 4 मीटर ऊंचा बनाने का फैसला किया। ग्रीनहाउस के अंदर सिर्फ फुटपाथ और 12 अन्य कमरे सीमेंट से बनाए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल खाद, बगीचे के औजार वगैरह रखने के लिए किया जाता है। अब जब उन्होंने ग्रीनहाउस का मुद्दा सुलझा लिया है तो लैंडन के पास अपने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए 5000 कर्मचारी बचे हैं। इससे पहले लैंडन सिर्फ निर्माण स्थलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उन्होंने दरवाजे, फ्लोर टाइल वगैरह जैसे बिल्डिंग फिक्सचर बनाना शुरू कर दिया था, सिर्फ उद्योगों के लिए। इनमें से कोई भी उत्पाद निवासियों के घरों के लिए नहीं था। ये उद्योग जल्द ही पूरे हो जाएंगे, इसलिए फ्लोर टाइल लगाने की जरूरत थी, सिंक और लाइट बल्ब लगाने की जरूरत थी। अरे, लैंडन ने योजना बनाई थी कि जब 3 साइटें चालू होंगी तो वे आपस में सिर्फ पानी, बिजली और हीटिंग साझा करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इन प्लांट को चलाने वाले कर्मचारियों को इन नए उद्योगों के बारे में बेहतर समझ हो। उस दौरान वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें इन उद्योगों को चलाने का प्रशिक्षण देंगे। बिना उचित प्रशिक्षण के कोई व्यक्ति ऑपरेटिंग इंजीनियर नहीं बन सकता। इसलिए लैंडन ने पहले ही तय कर लिया था कि सितंबर का महीना इन ऑपरेटिंग इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब जबकि ये उद्योग लगभग पूरे होने वाले थे, वे अंततः पूरे बेमार्ट के लिए शहर नियोजन शुरू कर सकते थे।
कुछ समय पहले लैंडन ने बेमार्ट के लिए विस्तृत शहर योजना बनाने में पूरे 3 महीने मई से जुलाई बिताए थे। उन्होंने शहर को इस तरह विभाजित किया। ऊपरी क्षेत्र, जिला ए केवल शाही महल, जिला बी सैन्य बल, मरीन अकादमी, नौसेना और तटरक्षक अकादमी, वायुसेना अकादमी और पुलिस अकादमी, जिला सी मुख्य पुलिस स्टेशन, स्कूल, न्यायालय, बेमार्ट बैंक के लिए मुख्य कार्यालय, शिक्षा ब्यूरो कार्यालय, सरकारी नीति कार्यालय, नर्सरी, प्राथमिक, माध्यमिक, चिकित्सा और अन्य महत्वपूर्ण स्कूलों के लिए स्कूल, अग्निशमन स्टेशन इत्यादि। जिला डी बेमार्ट बैंक, लग्जरी होटल, मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर, समुद्री दुनिया, कार स्टोर, मॉल, मुख्य बस स्टेशन इत्यादि के लिए साइड शाखाएं। मध्य क्षेत्र, जिला ई बेमार्ट के मूल नागरिकों के लिए आवासीय क्षेत्र, जिला एफ शरणार्थियों और दासों के लिए आवासीय क्षेत्र, जिला जी आगंतुकों के लिए नियमित होटल, बैंक शाखाएं, बेमार्ट राष्ट्रीय उद्यान, बार, स्टोर इत्यादि। जिला एच बेमार्ट के प्रवेश निकास के करीब पुलिस स्टेशन, सैन्य शाखा, पहचान पत्र की जांच और जारी करने के लिए शाखा कार्यालय और अन्य महत्वपूर्ण चौकियां। निचला क्षेत्र, इस क्षेत्र के लिए लैंडन इसे अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित नहीं करना चाहता था क्योंकि यहाँ केवल उद्योग ही स्थापित किए जाएंगे। तटीय क्षेत्र, लैंडन ने इस क्षेत्र को समुद्र तट से क्षैतिज रूप से विभाजित करने का फैसला किया, इसलिए यहाँ प्रत्येक सेक्टर के सामने अपना खुद का मिनी बीच होगा। जिला आई शिपिंग डॉक और बंदरगाह, मर्चेंट स्टोर वगैरह। जिला जे लग्जरी बीच होटल और बीच मनोरंजन। जिला के वह स्थान जिसे लैंडन दूसरे जिलों और जिला एल के बीच रखना चाहता था। ये स्थान दूसरे क्षेत्रों और जिला एल में सैन्य चौकियों के बीच पर्याप्त दूरी बनाने के लिए था। जिला एल बेमार्ट मरीन, कोस्ट गार्ड और नौसेना स्टेशन और चौकियां। बेमार्ट के भीतर इन सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन, गैस स्टेशन और अन्य महत्वपूर्ण चौकियां होंगी। साथ ही कुछ जिलों में बैंक की शाखाएं और क्लिनिक भी होंगे। मई के महीने के बाद लैंडन ने मूल रूप से निर्माण श्रमिकों को अपने ड्राइविंग कौशल का अभ्यास करने और निचले क्षेत्र में सड़कों को साफ करने के लिए उत्खननकर्ताओं का उपयोग करने की अनुमति दी थी। साथ ही तटीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी श्रमिकों ने इन 2 क्षेत्रों को अपने अभ्यास क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया था। और कहाँ अभ्यास करते? आज तक ये ड्राइविंग कक्षाएं अभी भी चल रही थीं और वर्तमान में उन लोगों द्वारा सिखाई जा रही थी जिन्होंने पहले से ही कक्षाओं में महारत हासिल कर ली थी। लैंडन के लिए श्रमिक निचले क्षेत्र में और शायद तटीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में गलतियां कर सकते थे, लेकिन ऊपरी और मध्य क्षेत्र एक अलग कहानी थे। उन क्षेत्रों को शानदार होने की जरूरत थी ताकि गलतियों के लिए कोई जगह न हो। आखिरकार ये वे क्षेत्र थे जिन्हें मेहमान या आगंतुक सबसे अधिक देखेंगे। वर्तमान में यदि कोई निचले क्षेत्र को ध्यान से देखता है तो वह देख पाएगा कि सड़कों के कुछ हिस्से टेढ़े मेढ़े थे जबकि अन्य लापरवाही से बनाए गए थे। लैंडन बस इस बात के लिए आभारी था कि उन्होंने अभी तक सड़कों पर तारकोल डालना शुरू नहीं किया था। उन्होंने जो कुछ किया वह यह था कि उन क्षेत्रों के लिए सड़क योजना के अनुसार सभी घासों को साफ किया और सड़कों की सतह को समतल किया। ये समस्या बाद में ठीक की जा सकती थी, लेकिन अभी लैंडन ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि जब सड़कों पर तारकोल बिछाने का समय आएगा तो वे इसे खुद ही ठीक कर लेंगे। वर्तमान में लैंडन ने ऊपरी और मध्य क्षेत्रों के लिए हर सड़क, प्रशासनिक भवन, आवासीय घर आदि का नक्शा तैयार कर लिया था। श्रमिकों को जिला ई से शुरू करना था, जो वह क्षेत्र होगा जहां बेमार्ट के सभी मूल नागरिक रहेंगे। लैंडन को सिस्टम के मिशन को पूरा करने के लिए उसे बेमार्ट के सभी मूल नागरिकों को सफलतापूर्वक घर देने की आवश्यकता थी, न कि दासों या शरणार्थियों को। इसलिए वह जिला ई से शुरू करना चाहता था। हालांकि लोगों को केवल सड़क निर्माण शुरू करना था, लेकिन जब उन्होंने सड़क योजना देखी तो वे महामुहिम की सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाए। अकेले जिले में ही 200 से ज्यादा सड़कें थीं जो लगातार एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। लैंडन ने इन सड़कों को पहले ही स्ट्रीट या हाईवे नाम दे दिया था। निवासों के भीतर हर ब्लॉक के आसपास जो सड़कें बनाई जाएंगी वे सभी सिंगल लेन वाली सड़कें होंगी जिनमें साइड पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह होगी। डिस्ट्रिक्ट ई के भीतर की प्रमुख सड़कों के लिए लैंडन ने तय किया था कि उनमें ड्राइविंग के लिए 2 लेन होंगी। और अंत में हाईवे जो डिस्ट्रिक्ट ई को डिस्ट्रिक्ट डी ऊपरी क्षेत्र और डिस्ट्रिक्ट एफ मध्य क्षेत्र से जोड़ते हैं, वहां 6 लेन होंगी। आगे की ओर ड्राइविंग के लिए 4 लेन और बाकी 2 लेन बाएं और दाएं हाथ के मोड़ के लिए। बेशक उन्होंने साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए भी पर्याप्त जगह बनाई और हाईवे रोड से कुछ दूरी पर ट्रेन की पटरियां भी वहां रखी जाएंगी। अभी सड़क निर्माण शुरू करने से निश्चित रूप से श्रमिकों को ये जानने में मदद मिलेगी कि पानी और बिजली के लिए पाइप और केबल कहां और कैसे बिछाए जाएं। डिस्ट्रिक्ट ई के पूरा हो जाने के बाद उन्हें दूसरे जिलों में जाना था और पूरे केंद्रीय क्षेत्र को चिन्हित करने के बाद ऊपरी क्षेत्र अगला होगा, उसके बाद तटीय क्षेत्र। लैंडन ने बेमार्ट के लिए शहर निर्माण की योजनाएं भी पूरी कर ली थीं ताकि वे वास्तव में घर निर्माण शुरू करने की तैयारी कर सकें। इन योजनाओं में लग्जरी विला, भविष्य की गगनचुंबी इमारतों, बड़े पार्किंग स्थल और कुछ जिलों के भीतर अन्य महत्वपूर्ण इमारतों के लिए चिन्हांकन शामिल थे। हालांकि वह जानता था कि इनमें से कुछ अगले 2 से 4 वर्षों में नहीं बनेंगे, फिर भी वह अभी से उनका नक्शा बनाना पसंद करता था। बस नक्शा देखने से लैंडन को अपने भविष्य के लक्ष्यों का स्पष्ट विचार मिल गया। सूरज अपने सबसे निचले स्तर पर था और दिन आखिरकार खत्म हो गया था।
घर जाने का समय हो गया था। कल वह सड़क निर्माण में लोगों की मदद करेगा। 3. लैंडन ने श्रमिकों को सामान्य से पहले निचले क्षेत्र में आने के लिए कहा था। वह चाहता था कि वे लोडिंग ट्रकों में भूमि मानचित्रण के लिए उपकरण लोड करें और जिला ई के लिए निकल जाएं। इस सप्ताह के भीतर लैंडन चाहता था कि सभी 5000 लोग सड़क निर्माण के बारे में सब कुछ सीख लें। इसलिए उसने इस सप्ताह को पुरुषों के लिए प्रशिक्षण समय के रूप में उपयोग करने का फैसला किया। और हालांकि उन्हें आमतौर पर एक सप्ताह के भीतर 2 दिन की छुट्टी दी जाती थी, लैंडन चाहता था कि वे पूरे 7 दिन लगातार काम करें, सिर्फ इस समय सीमा के लिए। बेशक उन्हें उनके ओवरटाइम के लिए निश्चित रूप से अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। अपने प्रशिक्षण सप्ताह के बाद लैंडन उन्हें सड़क निर्माण के भीतर अलग अलग कामों के आधार पर अलग अलग समूहों में विभाजित करेगा। कुछ लोग भूमि की खुदाई, भूमि को समतल करने, सड़क के पानी की निकासी के लिए खायां खोदने, बजरी जोड़ने, तारकोल बिछाने आदि के प्रभारी होंगे। अभी के लिए इस सप्ताह का उपयोग श्रमिकों को सड़क निर्माण के हर हिस्से से परिचित कराने के लिए किया जाएगा। उन्होंने राजमार्गों, प्रमुख सड़कों के बजाय आवासों के आसपास की सड़कों से शुरुआत करने का भी फैसला किया। सबसे पहले बेमार्ड में मुख्य राजमार्ग सड़क का वर्तमान में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। सैनिक और घोड़े प्रतिदिन ऊपरी क्षेत्र से गेट के पास अपनी चौकियों और बेमार्ड के भीतर अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। गाड़ियां, वैगन और अन्य आपूर्ति ट्रक भी इन सड़कों का उपयोग दुकानों, सेना, स्कूलों आदि को भोजन के बैग की आपूर्ति करने के लिए करते हैं। इसलिए अब उनसे शुरुआत करने का कोई मतलब नहीं था। साथ ही राजमार्ग सड़कें बनाना वास्तव में तनावपूर्ण था। ऐसी संभावना हो सकती है कि बेमार्ड में बहुत अधिक आबादी हो जाए और भविष्य में वहां बहुत सारी कारें भर जाएं। इसलिए लैंडन को शहर के भीतर राजमार्ग, सड़क पुल बनाने की भी आवश्यकता होगी। वापस धरती पर सभी शहरों में सड़क पुल थे। यदि कोई मॉल, शहर के केंद्र या किसी भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में जाना चाहता था तो पुलों पर गलियां थीं जो उसे यातायात आदि से बचाती थीं। ये पुल आमतौर पर बड़े खंभों पर टिके होते थे और कार दुर्घटनाओं को कम करने, यातायात नियंत्रण में सहायता करने आदि के लिए बहुत जरूरी थे। और हालांकि ज्यादातर राजमार्ग सड़कें जमीनी स्तर पर होती थीं, लेकिन लैंडन इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि राजमार्ग पुलों की वजह से उसे कितना तनाव होता होगा। इसलिए राजमार्ग से जुड़ा कोई भी काम निश्चित रूप से सबसे आखिर में किया जाता था। डिस्ट्रिक्ट ई में पहुंचने के बाद लैंडन और उसके साथियों ने ट्रकों को उतारना शुरू कर दिया। वे पेंट, कई 2 मीटर लंबी लोहे की छड़ें, रस्सियां, मापने वाले टेप वगैरह लेकर आए थे। आज वे सड़कों के मानचित्रण पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे थे। निर्माण के लिए मध्य और ऊपरी क्षेत्रों की स्थलाकृति वाकई शानदार थी। दोनों में भूगोल के अनुसार मैदानी स्थलाकृति थी। मैदान समतल और फैले हुए भूभाग थे जिनकी ऊंचाई में आमतौर पर ज्यादा बदलाव नहीं होता था। वे आमतौर पर पहाड़ों के दरवाजे पर या किसी तटीय क्षेत्र में पाए जाते थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऊपरी क्षेत्र में लैंडन के महल के पीछे एक विशाल अज्ञात पर्वत श्रृंखला थी और तटीय क्षेत्र भी केंद्रीय क्षेत्र के बहुत करीब था। इसलिए ऊपरी और केंद्रीय दोनों क्षेत्र मूल रूप से मैदानी थे। ये क्षेत्र साफ हरे फुटबॉल मैदानों या साफ सफारी मैदानों जैसे थे जहां अफ्रीका में खुलेआम जानवर चरते थे। कोई कह सकता है कि वे पतंग उड़ाने के लिए पार्क जैसे दिखते थे। साफ, हरे और निर्माण के लिए एकदम सही। इन क्षेत्रों में घास केवल टखने के स्तर पर थी और निचले क्षेत्र की तुलना में वास्तव में कम तनावपूर्ण थी जो चट्टानों और पेड़ों से भरा था। बेशक इन क्षेत्रों में पेड़ भी थे लेकिन वे एक दूसरे से दूर दूर तक फैले हुए थे। घने जंगल के विपरीत कई फुटबॉल मैदानों की कल्पना करें जिनमें प्रत्येक मैदान पर केवल 1 या 5 पेड़ हों। ये क्षेत्र ऐसे ही दिखते थे, लेकिन इस तरह की स्थलाकृति का होना हमेशा एक वरदान नहीं था। लैंडन को एहसास हुआ कि अगर वह भविष्य में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाना चाहता है तो उसे जिला जी के भीतर कई पेड़ लगाने होंगे। ये कितना बोझिल काम है। लैंडन ने ऊपरी क्षेत्र से प्रवेश निकास के बाईं ओर जमीन में 2 मीटर की लोहे की छड़ लगाई। ये छड़ जिला ई के लिए शुरुआती बिंदु को इंगित करेगी। ठीक है, अब तक आप सभी के पास इस जिले के लिए अपनी रोडमैप योजना है। अगले 2 दिनों के लिए हम सभी इस छड़ का उपयोग करके कुछ सड़कों का नक्शा बनाएंगे और कैरिज रोड को हमारे संदर्भ बिंदु के रूप में इस्तेमाल करेंगे। लैंडन और उनके साथी तुरंत काम पर लग गए। महामहिम ने कहा कि हर 168 मीटर 550 फीट के बाद हमें ऐसी सड़कें बनाने की जरूरत है जो मुख्य कैरिज हाईवे से निकलकर जिले के भीतर आवासीय सड़कों तक पहुंचें। आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि महामहिम ने कहा था कि इन जगहों को सिटी ब्लॉक कहा जाता था। तो अब हमें सभी सड़कों के साथ साथ ब्लॉक क्षेत्रों को भी चिन्हित करना होगा। ठीक है, सही। काम आगे बढ़ने पर लोगों ने आपस में चर्चा की। आमतौर पर शहर के ब्लॉक बहुत लंबे या बहुत छोटे नहीं होने चाहिए। अगर यह बहुत लंबा होता तो पैदल चलने वाले लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते और जब वे चल रहे होते तो उन्हें लगता कि वे अपने गंतव्य की ओर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए धरती पर लोग मैनहट्टन जैसी कई जगहों के ब्लॉक साइज को वास्तव में पसंद नहीं करते थे जिसमें 246 फीट लंबाई और 900 फीट चौड़ाई वाला ब्लॉक साइज था। लोगों को लगा कि यह बहुत लंबा और सुरक्षित नहीं है। साथ ही ब्लॉक के आसपास कोई शॉर्टकट भी नहीं था। दूसरी ओर छोटे ब्लॉक हमेशा बेहतर भी नहीं होते। USA में पोर्टलैंड शहर सड़क ब्लॉकों का प्रिय था और एक ब्लॉक की लंबाई 200 फीट थी, साथ ही 200 फीट की चौड़ाई भी थी।
उस शहर में छोटे ब्लॉक थे और बिना कार वालों के लिए बहुत सारे शॉर्टकट थे। लेकिन नकारात्मक पक्ष ये था कि कार वाले लोग इन छोटे ब्लॉकों से लगातार परेशान रहते थे। ब्लॉक जितने छोटे होते हैं, ड्राइविंग करने वाले लोग उतना ही अधिक समय ट्रैफिक लाइट पर बिताते हैं, जिसके कारण उन्हें महत्वपूर्ण कामों के लिए देर हो जाती है। साथ ही आर्थिक दृष्टिकोण से जैसे जैसे ब्लॉक का आकार छोटा होता जाएगा, अधिक सड़कें बनाई जाएंगी। सड़कों के रखरखाव में पैसे लगते हैं, जबकि खुदरा कब्जे वाली भूमि पर सालाना बिजली के बिल आदि से कर राजस्व प्राप्त होता है। इसलिए लैंडन ने दो तुलनाओं का औसत निकालने के लिए अपने खुद के ब्लॉक बनाने का फैसला किया। आवासीय क्षेत्रों के लिए लैंडन ने फैसला किया कि शहर के ब्लॉक की लंबाई 223 फीट 68 मीटर और चौड़ाई 550 फीट 168 मीटर होनी चाहिए। दोपहर के भोजन के बाद लैंडन को लगा कि उन्होंने कैरिज हाईवे के साथ साथ पर्याप्त ब्लॉकों को चिन्हित कर लिया है। इसलिए उसने लोगों को 3 समूहों में विभाजित कर दिया। उनमें से 2000 को कैरिज रोड के साथ साथ सड़कों को चिन्हित करना जारी रखना था। अन्य 2000 को प्रत्येक चिन्हित सड़क पर जाना था और खेतों के पार अपना रास्ता चिन्हित करना था और आगे जिले में जाना था। और अंत में उनमें से 1000 को पहले से चिन्हित सड़कों के साथ साथ वर्षा जल निकासी पाइपों के लिए स्थानों को चिन्हित करना था, साथ ही जल आपूर्ति पाइप और सीवेज ड्रेनेज पाइप भी। जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, लैंडन इन 5000 लोगों द्वारा किए गए काम से खुश था। लैंडन जानता था कि वह अगले दिन यहाँ नहीं होगा, इसलिए उसने श्रमिकों को निर्देश दिया कि वह अपने दूर रहने के दौरान किन क्षेत्रों को चिन्हित करना चाहता है। कल उसे मई की भर्ती के लिए पहली आधिकारिक सैन्य परीक्षा की निगरानी करनी थी, लेकिन अभी दोपहर 3 बजे थे और उसका डिपार्टमेंट C6 के साथ एक अपॉइंटमेंट था। विद्युत इंजीनियरों को प्रशिक्षण में ये सिखाने का समय आ गया है कि प्रकाश बल्ब कैसे बनाए जाते हैं। जब लैंडन निचले क्षेत्र में पहुंचे तो वे तुरंत विभाग C2 कांच गए और एक ट्रक में पहले से ही कटी हुई कांच की ट्यूब और बल्ब भरकर लाए। साथ ही हीटिंग के लिए 7 ओवन जैसी भट्टियां भी। वर्तमान में कई आकृतियां बनाई जा रही थीं, बड़ी लंबी ट्यूब, छोटी लंबी ट्यूब, छोटी सर्पिल ट्यूब इत्यादि। इस महीने से पहले लैंडन को पहले से ही पता था कि वे नए उद्योगों के लिए प्रकाश बल्ब बनाएंगे, इसलिए उन्होंने कांच विभाग से इन ट्यूबों के टन बनाने का अनुरोध किया। फ्लोरोसेंट लाइटें आमतौर पर लंबे समय तक चलती हैं और स्कूलों, उद्योगों, घरों, अस्पतालों आदि के लिए सबसे अच्छी होती हैं। हालांकि तापदीप प्रकाश बल्ब फ्लोरोसेंट बल्बों की तुलना में बहुत अधिक अक्षम और कम समय तक चलने वाले थे, फिर भी उन्हें आवासीय घरों में इस्तेमाल किया जा सकता था। चूंकि वे लंबे समय तक नहीं चलेंगे, इसलिए ये स्पष्ट था कि वे फ्लोरोसेंट बल्बों की तुलना में सस्ते होंगे, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं। लोग हमेशा पहले सस्ती चीजें चुनते हैं, भले ही दोनों वस्तुओं के बीच का अंतर 1 पैसे का ही क्यों न हो। इसलिए लैंडन को अभी भी उन लोगों के लिए ये बल्ब बनाने थे जो गुणवत्ता से ज्यादा मात्रा को महत्व देना चाहते थे। एक तापदीप प्रकाश बल्ब केवल 1500 घंटे तक चल सकता है, लेकिन दूसरा 10,000 घंटे से ज्यादा चल सकता है। जब लैंडन विभाग C6 में पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि इस विभाग को और इमारतों की जरूरत है। अकेले विभाग में 4 इमारतें थीं, लेकिन अभी लैंडन ने विभाग के लिए एक और इमारत जोड़ने का फैसला किया, जिसे प्रकाश बल्बों के निर्माण के लिए नामित किया जाएगा। जिसके बारे में बात करते हुए लैंडन को एहसास हुआ कि निर्माण उद्योग में जगह की कमी हो रही है। पहले निर्माण उद्योग के भीतर 13 विभाग थे जो पहले से ही 16 इमारतों पर कब्जा कर रहे थे, लेकिन अब उसने टिश्यू पेपर के लिए एक नया विभाग और विभाग C6 की ओर एक नई इमारत जोड़ दी। इनके हट जाने के बाद निर्माण उद्योग के पास कोई और बड़ी अप्रयुक्त इमारत नहीं बची। वहां केवल 7 चौड़ी 1 मंजिला इमारतें थीं, जिनका इस्तेमाल पहले नौकरानियों, दासों और नौकरों के सोने के क्वार्टर के रूप में किया जाता था। शुरू से ही उन 7 दास भवनों का उपयोग केवल भंडारण इकाइयों के रूप में किया जा सकता था। इसलिए अगर लैंडन को ज्यादा जगह चाहिए थी तो उसे बस और इमारतें बनानी होंगी, या जो कुछ भी वह बनाना चाहता था उसके लिए एक नया उद्योग बनाना होगा। प्रशिक्षण में लगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों को देखकर लैंडन को एहसास हुआ कि वह उन सभी को बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि विभाग C6 की बिल्डिंग 4 में भारी मशीनें बनाने के लिए अभी भी उनकी जरूरत थी। इसलिए उसने लोगों को 2 समूहों में बांटने का फैसला किया और उन्हें रोजाना बारी बारी से पढ़ाना शुरू किया। आज वह समूह 1 को पढ़ाएगा, जबकि दूसरा समूह अपने सामान्य कामों को जारी रखेगा, और अगले दिन वह समूह 2 पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा सप्ताह के अंत तक लैंडन उनमें से कुछ लोगों को लाइट बल्ब उत्पादन जारी रखने के लिए नियुक्त करेगा। वह बस उन सभी को पढ़ाना चाहता था क्योंकि यह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में उनकी शिक्षा के लिए फायदेमंद था। साथ ही उनमें से कुछ मरम्मत करने वाले के रूप में भी काम कर सकते हैं जब रखरखाव की आवश्यकता होती है। इसलिए उनके लिए जितना संभव हो सके सब कुछ समझना सबसे अच्छा था। लोगों ने ट्रकों से ट्यूबों को धीरे से उतारा ताकि वे टूट न जाएं, और उन्हें अपने नए भवन में ले गए। लैंडन ने लोगों से कमरे को एक व्याख्यान कक्ष के रूप में स्थापित करने को कहा और उनके सामने सभी सामग्री भी रख दी। आज हम लंबी फ्लोरोसेंट लाइट ट्यूब बनाएंगे और उसके अगले दिन मैं आप सभी को कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट बल्ब बनाना सिखाऊंगा, और बाद में हम तापदीप बल्ब भी बनाएंगे। इसके अलावा अगले महीने मैं आप सभी को हेलोजन और LED लाइट बल्ब बनाना सिखाऊंगा।
लेकिन इस महीने आइए पहले 3 पर ध्यान केंद्रित करें, फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट बल्ब और तापदीप बल्ब, जिसके बारे में बात करते हुए लैंडन एलईडी लाइट बनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। वे 50,000 घंटे से अधिक समय तक चल सकती थीं और पृथ्वी पर 80% उद्योगों, स्कूलों और इतने पर व्यापक रूप से उपयोग की जाती थीं। उन्हें बनाने में समय लगा, इसलिए लैंडन ने उन्हें अगले महीने के लिए स्थगित कर दिया। पुरुषों ने अपने सुरक्षा वस्त्र पहने और वे चुपचाप कक्षा में बैठे रहे। प्रश्न, बिजली के काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? तुरंत कई हाथ एक साथ उठे। लैंडन मुस्कुराया। पिछले 3 महीनों से हर शनिवार को व्याख्यान दिवस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। लैंडन उन्हें 3 घंटे पढ़ाता था और उन्हें पूरा करने के लिए साप्ताहिक असाइनमेंट देता था। हाँ, क्रिस्टोफर। 20 के दशक की शुरुआत में एक युवक तुरंत उठ खड़ा हुआ। विद्युत आवेशों की आपूर्ति, आवेशों को स्थानांतरित करने के लिए किसी प्रकार का धक्का और आवेशों को ले जाने के लिए एक मार्ग की आवश्यकता होती है। सही, सभी ने ताली बजाई। आमतौर पर बिजली में किस पुश सिस्टम का उपयोग किया जाता है? कैथोड एनोड पुश सिस्टम। कैथोड सकारात्मक रूप से चार्ज होता है और एनोड नकारात्मक रूप से चार्ज होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन 2 बिंदुओं के बीच स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होते हैं। दूसरे ने उत्तर दिया, वर्तमान प्रवाह के प्रकार क्या हैं? स्थैतिक। किसी ने उत्तर दिया, अच्छा अनुमान, लेकिन नहीं, ये बिजली का एक प्रकार है। मैंने जो पूछा वह वर्तमान प्रवाह था। और कौन? ए, सी और डी। सी, ये प्रत्यावर्ती और प्रत्यक्ष धारा प्रवाह है। ठीक है, अब आप सभी के सामने बड़ी कांच की ट्यूब पकड़ें और शुरू करें। प्रत्येक व्यक्ति ने बड़ी कांच की ट्यूब को अपने सामने रखा और लैंडन के नेतृत्व का अनुसरण किया। लैंडन ने अपनी खुद की कांच की ट्यूब निकाली और स्पष्ट पारदर्शी ट्यूब के माध्यम से सफेद फॉस्फो तरल पारित किया, जिससे तुरंत उस पर सफेद कोटिंग हो गई। फॉस्फो एक ऐसा रसायन था जो बल्बों को मूल रूप से चमकीला बना सकता था। इस तरह की चमक हरी, गुलाबी, सफेद, नीली और इसी तरह की हो सकती है। श्रमिकों ने अपनी ट्यूबों को कोटिंग करने के बाद तुरंत फॉस्फो कोटिंग के महत्व पर नोट्स लेना शुरू कर दिया। फिर लैंडन अगले चरण में चले गए। बल्बों के आंतरिक कामकाज, विशेष रूप से विद्युत घटकों के साथ शुरू करने का समय आ गया था। लैंडन ने कुंडलित टंगस्टन तार लिए और उन्हें अपनी मेज पर रखी एक छोटी कांच की ट्यूब के दोनों सिरों पर रख दिया। छोटी ट्यूब के मुंह को गर्म किया गया ताकि टंगस्टन तार के चारों ओर कांच पिघल जाए। इस प्रकार तार के चारों ओर कांच का सांचा बन गया। जैसे जैसे व्याख्यान आगे बढ़ा, लोगों ने बेरियम जैसे अन्य कोटिंग रसायनों के महत्व पर ध्यान देना शुरू किया, जिसका उपयोग तार के साथ किया गया था। अंत में ट्यूबों को पारा, ऑर्गन और नाइट्रोजन गैसों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण ट्यूब घटकों से भर दिया गया। इन सभी गैसों के अलग अलग उपयोग थे, जैसे ऑर्गन जो प्रकाश ट्यूबों के जीवन काल को बढ़ाने के लिए उपयोगी है। दिन के अंत में बेमार्ड ने फ्लोरोसेंट ट्यूबों का अपना पहला बैच सफलतापूर्वक बनाया था। 4 सुबह की ओस घास पर नाचती हुई दिखाई दे रही थी और सूरज की चमकीली सुनहरी किरणें खेतों पर चमक रही थीं। सैन्य मैदानों के भीतर कई लोग मैदानों पर ध्यान से खड़े थे, क्योंकि वे उत्सुकता से परीक्षा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। सैन्य परीक्षा 1 सप्ताह तक चलने वाली थी। दिन 1 सैन्य नियमों, हथियारों, सुरक्षा और पाइनो व्याकरण पर अलग अलग सैद्धांतिक परीक्षाएं। दिन 2 शारीरिक युद्ध और बंदूक चलाने पर शारीरिक परीक्षा। दिन 3 परिदृश्य प्रश्नों पर सिद्धांत जो अभी भी युद्ध रणनीति, आचार संहिता और सैन्य सांकेतिक भाषा पर आधारित थे। दिन 4 भूगोल, भूमि मानचित्रण, प्राथमिक चिकित्सा और गणित पर अलग अलग सैद्धांतिक परीक्षाएं। दिन 5 बाधा कोर्स, पुशअप, मेढक कूद और इसी तरह। दिन 6 तलवारबाजी और तोप फायरिंग। दिन 7 रॉक क्लाइंबिंग। आमतौर पर थ्योरी परीक्षा अंतिम परीक्षा का 50% थी और शारीरिक परीक्षा भी 50% थी। आज परीक्षा का दूसरा दिन था और यह एकमात्र दिन था जब लैंडन को परीक्षा की निगरानी करनी थी। सभी शारीरिक परीक्षा अंकन पत्रक में भर्ती किए गए लोगों को बहादुरी, कार्यपूर्णता, दृढ़ता, ज्ञान, शक्ति, लचीलापन और इसी तरह के आधार पर ग्रेड दिया गया था। मुस्तफा अपने दोस्तों के साथ परीक्षा स्थल पर घबराया हुआ खड़ा था। हालांकि उसे यकीन था कि वह तैयार है, लेकिन उसका एक हिस्सा शांत नहीं हो पा रहा था। उसे अपने पेट पर तितलियां उड़ती हुई महसूस हो रही थीं और वह इंतजार करते हुए अपने जूते थपथपाने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने अपने दोस्त की तरफ देखा, जो बदले में विचारों में खोया हुआ जमीन को घूरता रहा। हर कोई घबराया हुआ था। जब मुस्तफा ने महामहिम लैंडन को देखा तो उसे पता चल गया कि अब समय आ गया है। लैंडन, लुसियस, मेजर जनरल, कैप्टन और बाकी वारंट सैनिक जो परीक्षा की निगरानी कर रहे थे, मैदान की ओर चल पड़े। जब रंगरूटों ने लैंडन को देखा तो वे घुटनों के बल बैठ गए और उसे अपना सलाम दिया। आप सभी उठें, आज आपकी दूसरी परीक्षा का दिन है और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग घबराए हुए होंगे, लेकिन ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अन्य सैनिकों के साथ आपको रोजाना प्रशिक्षण लेते और बढ़ते देखा है। आज हम आपके युद्ध और बंदूक चलाने के कौशल का परीक्षण करेंगे। दोनों परीक्षाएं पूरे दिन एक ही समय पर चलेंगी, इसलिए हम आप सभी को 2 के समूहों में विभाजित करेंगे। एक परीक्षा देने के बाद दूसरी के लिए लाइन में लग जाएं।
आप सभी ने पहले 4 लिखित परीक्षाएं दी हैं और आप पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि आपको अपनी अगली परीक्षाओं के लिए कितना प्रयास करने की आवश्यकता है। कड़ी मेहनत करें और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। जब मुस्तफ़ा ने लैंडन को बोलते हुए सुना तो वह आज की परीक्षा पास करने के लिए और भी दृढ़ हो गया। कल 4 सैद्धांतिक परीक्षाओं में से उसे यकीन था कि वह उनमें से केवल 3 में ही पास होगा। इसलिए उसे अपने कंधों पर एक अदृश्य भार महसूस होने लगा। उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह अपनी बाकी परीक्षाओं में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो जाए और अच्छे ग्रेड के साथ भी। मुस्तफ़ा को पहले समूह में रखा गया। शारीरिक मुकाबला। मैदानों पर 20 चरण निर्धारित किए गए थे और 60 से अधिक वारंट अधिकारी, साथ ही कैप्टन ट्रे, मेजर जनरल जोश और गैरी इस विशेष परीक्षा की निगरानी कर रहे थे। मुस्तफ़ा ने जो समझा उसके अनुसार महामहिम पूरे दिन दोनों परीक्षा मैदानों के बीच आगे पीछे आते जाते रहेंगे। मुस्तफ़ा और उसके साथियों ने प्रत्येक युद्ध चरण के साथ 2 पंक्तियां बनाईं। जैसे जैसे वह प्रतीक्षा करता गया उसने सभी 20 चरणों में लड़ रहे लोगों को देखना शुरू किया। भाई, इस लड़ाई के बाद अगला नंबर तुम्हारा है, क्या तुम तैयार हो? उसके दोस्त ने पूछा। सच कहा जाए तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी हथेलियां पसीने से तर हो गई थीं। भाई, मुझे ज्यादा यकीन नहीं है, अब मैं अगला हूं। सांस लो और अपना समय लो, तुम ठीक हो जाओगे। जब उन्होंने अपनी बातचीत पूरी की तो उन्होंने लोगों को तालियां बजाते हुए सुना। मंच पर मुकाबला खत्म हो चुका था और अब आखिरकार उसकी बारी थी। युद्ध के नियम सरल थे। 7 मिनट बीतने से पहले दूसरे व्यक्ति को सफलतापूर्वक मंच से उतारना। बेशक अगर दोनों प्रतिभागी उस समय सीमा के बाद भी मंच पर थे तो इसे बराबरी माना जाएगा और दोनों प्रतिभागियों को परीक्षा में पास ग्रेड मिलेगा। मुस्तफ़ा ने अपने पसीने से तर हाथों को मंच के पास बड़े कटोरे में रखे पाउडर वाले चाक से रगड़ा और आगे बढ़ गया। उसने और उसके प्रतिद्वंद्वी ने एक दूसरे को सलाम किया, अपनी लड़ाई की मुद्राएं लीं और स्टॉट सिग्नल का इंतजार किया। एक निरीक्षक चिल्लाया, शुरू करो। तुरंत दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े और अपने हमले शुरू कर दिए। उसका प्रतिद्वंद्वी तुरंत ही उम्मीद से फर्श पर फिसल गया और उसे नीचे गिरा दिया। धमाका। जैसे ही वह गिरा उसका प्रतिद्वंद्वी जल्दी से लुढ़क गया, खड़ा हो गया। आसन संकट को महसूस करते हुए वह भी उठ खड़ा हुआ। फिर उसका प्रतिद्वंद्वी दौड़ा और उसकी ओर कूद पड़ा। दोनों पैर हवा में उड़ रहे थे और उसके ऊपरी सीने के क्षेत्र की ओर निशाना साधा। शतारांकन। उसका प्रतिद्वंद्वी उस पर ड्रॉप किक करने वाला था। हमले का मुकाबला करने के लिए उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के तैरते हुए पैरों को तेजी से ऊपर की ओर धकेला और अपने बाएं हाथ को अपने प्रतिद्वंद्वी की कमर के चारों ओर लपेटा। वह बैकब्रेक करने जा रहा था। वह तुरंत घुटनों के बल फर्श पर गिर गया और अपने प्रतिद्वंद्वी की पीठ को अपने घुटनों से मारा। उसका प्रतिद्वंद्वी चिल्लाया। लड़ाई जारी रही और जब लगभग 7 मिनट तक लगातार चला तो उसे सचमुच उसके प्रतिद्वंद्वी ने मंच से बाहर कर दिया। उसे रोने का मन हुआ। वह वास्तव में हार गया था। बस कुछ सेकंड और वह अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ बराबरी के लिए योग्य हो जाता। वह इतना बदकिस्मत क्यों था? हालांकि वह हार गया, लेकिन उसके मन में अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति कोई द्वेष नहीं था। वह वास्तव में आश्चर्यचकित था कि वह इतने लंबे समय तक ऐसे लड़ने वाले राक्षस के साथ टिके रहा। उसके प्रतिद्वंद्वी के पास उससे कहीं बेहतर लड़ाई कौशल था, इसलिए उससे हारने से एक सैनिक के रूप में उसकी गरिमा कम नहीं हुई। हाय, मैं जॉर्ज हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो तुमने मुझे वहां पर बहुत मुश्किल में डाला। मुझे लगता है कि हम दोनों की ताकत बराबर है। मुस्तफ़ा ने पलटकर अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा जिससे वह हार गया था। वह मुस्कुराया। वह जानता था कि जॉर्ज ये सब सिर्फ उसे खुश करने के लिए कह रहा था। आखिरकार वह हार गया था। नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बेहतर युद्ध कौशल है और तुम मुझसे ज्यादा लड़ाई के दांव पेंच जानते हो। इस बारे में बात करते हुए तुम्हारी ब्रेनबस्टर चाल मेरी चाल से बेहतर कैसे है? वे दूसरे परीक्षा मैदान की ओर जाते हुए बातें करने लगे। मुस्तफ़ा को लगा कि वह उस विशेष परीक्षा में असफल हो गया है, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि ज्यादातर परीक्षकों ने उसे अच्छे अंक दिए थे। आखिरकार कार्य पूरा करना सिर्फ एक मानदंड था। उसने बहुत सारी चालें चली थीं, साथ ही पूरी ताकत से लड़ा भी था। और यद्यपि अधिकांश चालों के लिए उनके रुख को और अधिक काम करने की आवश्यकता थी, लेकिन वह निश्चित रूप से सभी चालों को कम से कम 60% सही करने में सक्षम थे। भर्ती करने वालों को नहीं पता था कि उन्हें कैसे ग्रेड दिया गया था, इसलिए जो लोग हार गए उन्होंने सोचा कि वे निश्चित रूप से इस विशेष परीक्षा में असफल हो गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि लैंडन और निरीक्षक पुरुषों के असली रंग देख सकें। पास होना महत्वपूर्ण था, लेकिन आपने कैसे पास किया ये भी मायने रखता था। अगर ऐसे लोग थे जो जानबूझकर लड़ाई में आगे बढ़ गए ताकि वे जीत सकें, तो वे लोग कोर्स में असफल हो जाएंगे, चाहे वे लड़ाई पूरी करें या नहीं। पुरुषों को जो भी चालें सिखाई गईं उनके अपने सुरक्षा क्षेत्र थे। साथियों पर इन चालों का उपयोग करते समय पुरुषों को शरीर के उन क्षेत्रों पर हमला करना था जो उनके विरोधियों को कोई स्थायी या गंभीर चोट नहीं पहुंचाएंगे। अगर कोई जानबूझकर अपने साथियों की रीढ़, गर्दन या शरीर के अंगों को तोड़ता है तो उसे तुरंत सेना से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर यह गलती से हुआ है तो उसे अपने कार्यों पर विचार करने के लिए केवल परिवीक्षा अवधि मिलती है। दुनिया में हर खतरनाक चीज के अपने सुरक्षा क्षेत्र होते हैं।
रासायनिक प्रयोगशाला, अस्पताल में काम करना या यहाँ तक कि गाड़ी चलाना भी खतरनाक है। लेकिन अगर सुरक्षित तरीके से किया जाए तो चिंता की कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर कोई जानबूझकर किसी सहकर्मी को रसायनों से अंधा कर देता है, या गलत दवा का नुस्खा दे देता है, या गाड़ी चलाते समय किसी की हत्या कर देता है, तो उसे अपने कार्यों के लिए जवाबदेही लेनी होगी। भले ही यह गलती से हुआ हो, फिर भी उसे कुछ हद तक जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मुक्केबाजी, कराटे या यहाँ तक कि कुश्ती में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे का जबड़ा, रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है या अपने प्रतिद्वंद्वी की पसलियां तोड़ देता है, तो उसे निलंबित किया जा सकता है या आजीवन प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। हर पेशे के अपने सुरक्षा क्षेत्र होते हैं, और सेना कोई अपवाद नहीं है। सभी लोगों को शुरू से ही सुरक्षा के बारे में सिखाया गया था, इसलिए लैंडन किसी को भी माफ नहीं करने वाला था, या तो निष्कासन या परिवीक्षा। लेकिन जब लोग दुश्मनों पर हमला कर रहे थे तो तसक वे जो चाहे कर सकते थे उस समय, भले ही वे अपने दुश्मनों की नाक, गर्दन या उंगलियां तोड़ दें। लैंडन को पूरे परिदृश्य की परवाह नहीं थी। यही एकमात्र समय था जब वह उन्हें बेलगाम भागने की अनुमति देता था। परीक्षा आगे बढ़ी और आखिरकार लैंडन के लिए एक और खूबसूरत दिन का अंत हुआ, और रंगरूटों के लिए एक और नारकीय परीक्षा का दिन खत्म हुआ। पिछले दिन जब लैंडन ने सैन्य परीक्षा की निगरानी की थी, निर्माण श्रमिकों ने सड़कों को चिन्हित करना जारी रखा था और ब्लॉकों पर प्रत्येक आवासीय घर को भी चिन्हित किया था। आज का दिन चिन्हित सड़कों की खुदाई, वर्षा जल निकासी, जल आपूर्ति, केंद्रीय हीटिंग और सीवेज पाइप के लिए जगह खोदने के लिए समर्पित था। अगर बारिश का पानी या पिघली हुई बर्फ नहीं निकाली गई तो सड़कें और फुटपाथ जलमग्न हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तो फुटपाथ का ग्रेड निश्चित रूप से कम हो जाएगा, साथ ही फुटपाथ की उम्र भी कम हो जाएगी। दूसरी ओर केंद्रीय हीटिंग पाइपलाइन ने यह सुनिश्चित किया कि सर्दियों के दौरान सभी इमारतों और घरों को ठीक से गर्म किया जाए। ये बेमार्ट के भीतर सभी इमारतों को वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग भी प्रदान करेगा। सभी 4 पाइपलाइनें, वर्षा, सीवेज, स्वच्छ पानी और केंद्रीय हीटिंग, सड़कों के नीचे रखी जाएंगी। सड़क की बाईं लेन के नीचे सीवर पाइपलाइन होगी, साथ ही पानी की आपूर्ति पाइपलाइन भी होगी, और सड़क की दाईं लेन के नीचे वर्षा जल निकासी पाइपलाइन होगी। केंद्रीय हीटिंग पाइपलाइन के लिए इसे सड़क के केंद्र के नीचे रखा जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे कि यह पृथ्वी पर किया गया था, सभी 4 पाइपलाइनों को सड़क के नीचे रखा गया था और अलग अलग गहराई पर दफनाया गया था। सिंगल लेन वाली सड़क के मामले में सभी पाइपलाइनों को अभी भी भूमिगत रखा जाएगा, लेकिन उनके पाइप का आकार 2 या 6 लेन वाली सड़क की तुलना में बहुत छोटा होगा। वर्षा जल निकासी के लिए सड़कों के किनारे फुटपाथों में वह होगा जिसे आमतौर पर कैच बेसिन कहा जाता है। ये बेसिन समय समय पर सड़क के दोनों ओर फुटपाथ के नीचे रखे जाते थे। हर एक निश्चित दूरी के बाद एक कैच बेसिन सड़कों से पानी को बहाता हुआ दिखाई देता था। उनका काम सड़क के किनारे के सभी पानी को इकट्ठा करना था और इसे सीधे सड़कों के नीचे मुख्य पाइपलाइन में डालना था। सभी सड़क वर्षा जल पाइपलाइनें सभी राजमार्ग पाइपलाइनों तक जाती थीं और तटीय क्षेत्र की ओर जाती थीं, विशेष रूप से जिला के। इस बिंदु पर लैंडन को एहसास हुआ कि उसे एक मिनी एस्टेट बनाने की जरूरत थी जो समुद्र में जाने से पहले पानी से गंदगी को छानने पर ध्यान केंद्रित करे। सड़क के किनारे के पानी की नालियों में कभी कभी डिब्बे, प्लास्टिक की चादरें, केले के छिलके, कारों से तेल रिसाव, सिक्के आदि फंस जाते थे। ये सब होने के साथ पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्री जीवन को संरक्षित करना था। साथ ही वह नहीं चाहता था कि वे सभी बोतलें, प्लास्टिक की चादरें और डिब्बे बेमार्ट के तटों को धो दें। ये समुद्र तट पर बिल्कुल भी आकर्षक नहीं था, इसलिए पानी को समुद्र में जाने से पहले उसे फिल्टरिंग प्लांट से गुजरना पड़ता था। फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए डिस्ट्रिक्ट के एक बेहतरीन जगह थी। ये डिस्ट्रिक्ट जे बीच रिजॉर्ट और डिस्ट्रिक्ट एल नौसेना और अन्य सशस्त्र बल के बीच था। कौन ऐसे बीच रिजॉर्ट में जाना चाहेगा जहां समुद्र में बोतलें और डिब्बे तैर रहे हों। दूसरी ओर सीवेज पाइपलाइनें भी सभी सड़कों की बाईं लेन के ठीक नीचे होंगी। सीवेज एक मुश्किल काम था। 90% सीवेज सिस्टम गुरुत्वाकर्षण की मदद से काम करते थे। इसका मतलब है कि पाइपों को अपने स्रोत, सिंक, शौचालय आदि से नीचे की ओर झुकना पड़ता था, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र तक। सौभाग्य से बेमार्ट के लिए उपचार संयंत्र निचले क्षेत्र में था। ओपी क्षेत्र में आमतौर पर केंद्रीय क्षेत्र के लिए एक उच्च ऊंचाई बिंदु था, और बदले में केंद्रीय क्षेत्र में तटीय क्षेत्र की तुलना में थोड़ा अधिक ऊंचाई बिंदु था। लेकिन निचले क्षेत्र में बेमार्ट में सबसे कम ऊंचाई वाला बिंदु था जिसकी लैंडन को जरूरत थी। इस तरह सारा कचरा आसानी से नीचे की ओर बह जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की जरूरत थी क्योंकि अपशिष्ट जल में आमतौर पर बहुत सारे ठोस पदार्थ होते थे जिससे पंपिंग करना आसान हो जाता था। टिश्यू पेपर, सिंक से हड्डियां, फलों के बीज थे जो पाइप में चले जाते थे, जिससे पंप करना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन हालांकि पंपिंग सीवेज के लिए तनावपूर्ण थी, फिर भी ये बहुत संभव था। अगर ऐसे क्षेत्र थे जहां मल को पहाड़ियों पर ले जाने की जरूरत थी तो मल पर दबाव डालने के लिए ग्राइंडेड पंप या लिफ्ट स्टेशन का इस्तेमाल किया जाता था। लिफ्ट स्टेशन सीवेज को सचमुच पहाड़ियों पर ऊपर की ओर धकेलते थे, एक जरूरी ऊंचाई तक जहां वे गुरुत्वाकर्षण के जरिए नीचे की ओर बह सकते थे। इसलिए आदर्श स्थिति में प्रत्येक घर से पाइप सड़क के नीचे एक मुख्य सीवर पाइप से जुड़ेंगे और गुरुत्वाकर्षण के जरिए नीचे की ओर बहेंगे।
और अब जब लोगों ने ब्लॉक के आसपास प्रत्येक आवासीय इकाई को चिन्हित कर लिया था, तो अब उन्हें पता था कि सड़क के नीचे मुख्य सीवेज पाइपलाइन से कितनी आवासीय सीवेज पाइपलाइनें निकलेंगी। पाइपों के साथ साथ समय समय पर मैनहोल भी बनाए जाएंगे। सीवर पाइपलाइन में कोई समस्या आने पर ये मैनहोल एक्सेस पॉइंट के रूप में काम करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे को बार बार अपने खिलौनों को शौचालय में फ्लश करने की बुरी आदत है, तो समय के साथ सीवर पाइपलाइन में रुकावट आ सकती है। जब ऐसा होता है तो श्रमिकों को इन मैनहोल का उपयोग करना पड़ता है और क्षेत्र को साफ करना पड़ता है। और सीवरों के अलावा वर्षा जल पाइपलाइनों में भी मैनहोल होते हैं। लैंडन और उसके साथी सड़क स्थल पर पहुंचे और तुरंत भारी मशीनों पर सवार होकर काम शुरू कर दिया। जब उन्होंने महीनों पहले अपनी ड्राइविंग क्लास ली थी, तो उन्हें इन सभी पाइपिंग इकाइयों को स्थापित करने का तरीका अच्छी तरह से सिखाया गया था। और जब वे अन्य 3 औद्योगिक स्थलों का निर्माण कर रहे थे, तब भी उन्होंने ऐसा ही किया था। अपने अनुभव के साथ उन्हें तुरंत पता चल गया कि पाइपिंग योजना को देखते ही उन्हें क्या करना है। और अगले 3 दिनों तक कुछ लोगों ने जमीन खोदने के लिए उत्खनन मशीनों का इस्तेमाल किया, दूसरों ने ड्रैगलाइन और अन्य भारी मशीनों की मदद से पाइप लगाए। कुछ लोगों ने बुलडोजर से जमीन को समतल किया, जबकि अन्य ने कॉम्पैक्टर रोलर से जमीन को कॉम्पैक्ट किया। और चूंकि 5000 लोगों के लिए पर्याप्त मशीनें नहीं थीं, इसलिए जो लोग गाड़ी नहीं चला रहे थे, वे या तो खाई में कूद गए और पाइप लगाने वाली मशीनों पर मौजूद लोगों को मार्गदर्शन दिया, पाइपों को आपस में जोड़ा, जमीन को चिन्हित करना जारी रखा और इसी तरह। दिन के अंत में साइट पर मौजूद सभी लोगों के लिए एक काम था। सप्ताह के 6ठे और 7वें दिन उन्होंने पेवर्स, स्प्रेडर और अन्य भारी मशीनों का उपयोग करके सड़कों को पूरी तरह से तारकोल से भर दिया। आखिरकार वे काम पूरा कर चुके थे। खैर, लगभग पूरा हो चुका था। हालांकि प्रशिक्षण सप्ताह समाप्त हो चुका था, फिर भी लैंडन ने शिक्षण के लिए 2 और दिन जोड़े। सड़क पर तारकोल को सूखने में ज्यादा से ज्यादा 1 दिन लगेगा, इसलिए जब ये सूख रहा था तब लोगों ने फुटपाथ बनाए, और जब ये सूख गया तो सड़कों को रंगने के लिए भारी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। सफेद रंग की रेखाएं आमतौर पर प्रत्येक लेन, साइकिल पथ, ट्रैफिक लाइन, पैदल यात्री क्रॉसिंग लाइन आदि को अलग करती थीं। जब सब कुछ हो गया तो लैंडन आखिरकार सड़क निर्माण पर अपने पाठ समाप्त कर सकता था। बेशक उसने मन बना लिया था कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन वह उनकी सहायता करने के लिए आएगा, साथ ही उनके काम की जांच भी करेगा। लैंडन के जाने से पहले उसने लोगों को 2 मुख्य समूहों में विभाजित किया। पहला समूह जिला ई के भीतर आवासीय सड़कों पर काम करना जारी रखेगा, जबकि समूह 2 मुख्य राजमार्ग पाइपलाइनों को स्थापित करना शुरू करेगा और उन्हें तटीय या निचले क्षेत्रों से जोड़ेगा। अन्य के विपरीत, मुख्य राजमार्ग पाइपलाइनों को किसी भी राजमार्ग सड़क के नीचे नहीं रखा जाएगा, उन्हें किनारों पर रखा जाएगा, इसलिए लोगों को सड़कों को छूने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें बस सभी राजमार्ग सड़कों के साथ पाइप लगाने थे और उन्हें तटीय क्षेत्र या निचले क्षेत्र में पौधों से जोड़ना था। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कौन सी पाइपलाइन थी। शहर की योजना के अनुसार जिले के भीतर 3 मुख्य राजमार्ग सड़कें थीं। 2 में 3 लेन थीं, जबकि आखिरी में 6 लेन थीं। लैंडन को अब उन पाइपलाइनों पर काम शुरू करने के लिए लोगों की जरूरत थी। दिन के अंत में, भले ही जिले के भीतर घर या सड़क का निर्माण हो गया हो, अगर ये पाइपलाइनें अभी भी तटीय या निचले क्षेत्रों से जुड़ी नहीं हैं, तो कुछ भी आपूर्ति या जल निकासी नहीं होगी। न साफ पानी, न हीटिंग, न सीवेज ड्रेनेज, न बारिश के पानी की निकासी, कुछ भी नहीं। लैंडन वाकई बर्फबारी शुरू होने से पहले काम पूरा करना चाहता था। बेमार्ड में बर्फबारी आमतौर पर दिसंबर के शुरुआती दिनों में शुरू होती है और कभी कभी नवंबर के आखिरी दिनों में। लैंडन की योजना थी कि बेमार्ड के सभी मूल नागरिकों को उससे पहले घर मिल जाए, और उस समय इन सभी सुविधाओं को उनके घरों में पूरी तरह से इंस्टॉल और काम करने की जरूरत थी। अभी लैंडन वाकई इस आवास मिशन को पूरा करना चाहता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि बेमार्ड की आवास योजनाओं को भी जल्दबाजी में नहीं बनाया जा सकता। सिस्टम के मिशन को पूरा करने के लिए उसे बेमार्ड के सभी मूल नागरिकों को सफलतापूर्वक घर देने की जरूरत थी। लंबी कहानी संक्षेप में, समय पैसा था और उसे नागरिकों को सर्दियों के लिए सुरक्षित रखने की जरूरत थी, इसलिए उन पाइपलाइनों को जल्द से जल्द स्थापित करने की जरूरत थी। जबकि लैंडन एक उद्योग से दूसरे उद्योग में कूद रहा था, राजधानी में राजघराने और रईस एक विशेष रईस की देरी से हैरान थे। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, शहर के स्वामी शैनन आखिर कहाँ थे। 5. रॉयल पैलेस, आर्केडिना की राजधानी। पिछले हफ्ते सीमा युद्ध में शामिल सभी लोग आखिरकार राजधानी में पहुंच गए थे। एक को छोड़कर सभी, हर कोई हैरान था कि शक्तिशाली युद्ध देवता को देरी क्यों हुई। राजा बान, उनके 3 बेटे, कुछ दरबारी मंत्री और शहर के स्वामी जो आगामी सीमा युद्ध में भाग लेंगे, सिंहासन कक्ष के चारों ओर एकत्र हुए थे। 4 और दिनों में सभी लोग सीमावर्ती शहरों की ओर निकलेंगे जिन्हें डेफेरिस शूरवीरों ने जीत लिया था। वर्तमान में प्रत्येक सीमावर्ती शहर को वापस लेने के लिए 5 समूह समर्पित थे, और प्रत्येक समूह में युद्ध के लिए 1 कमांडर और 3 जनरल थे। कुछ समूहों में राजकुमार कमांडर के रूप में कार्य करते थे और उनके समूह के अन्य शहर के स्वामी जनरल के रूप में कार्य करते थे, और अन्य में एक शहर के स्वामी को कमांडर के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता था।
इस युद्ध के प्रति पुरुषों का दृष्टिकोण सकारात्मक था। उन्हें लगा कि वे अपने दुश्मनों की तुलना में संख्या में अधिक हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम 5000 शूरवीर होने के कारण जीत निश्चित रूप से सुनिश्चित थी। पूरे दिन वे अपनी युद्ध योजनाओं और रणनीति पर विचार करते रहे, और अब जब उनकी बैठक समाप्त होने वाली थी तो सिटी लॉर्ड शैनन के बारे में कुछ कहना था। क्या आप निश्चित हैं कि आपने पहले ही मेरे आदेश भेज दिए थे? मेरे राजा, मुझे पूरा यकीन है। शायद रास्ते में कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे उसे देरी हुई। मेरे राजा, हम अब और उसका इंतजार नहीं कर सकते। वह सही कह रहा है मेरे राजा, हमारे शहर उन जानवरों द्वारा चुराए जा रहे हैं। मेरे राजा, क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि हम सिटी लॉर्ड शैनन की जगह किसी और को रखें जो वर्तमान में राजधानी में रह रहा है? एलेक्स बान थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। इस पूरी नौटंकी ने उसे असहज महसूस कराया। जब भी कोई महत्वपूर्ण लड़ाई हो रही होती थी तो आमतौर पर शैनन ही दूसरों से पहले पहुंच जाता था। ये वाकई हैरान करने वाला था। वह अभी तक क्यों नहीं आया? चूंकि सिटी लॉर्ड शैनन राजधानी में लोकप्रिय रूप से जाना जाता था, इसलिए कई युवा शूरवीर उसकी ताकत के लिए उसका सम्मान करते थे। उन्होंने उसके अद्भुत युद्ध कौशल और उन अद्भुत युद्धों के बारे में सुना था जो उसने उस समय राजा बान के साथ लड़े थे। हालांकि राजधानी के लोग राजा बान से डरते थे, लेकिन वे सिटी लॉर्ड शैनन का बहुत सम्मान करते थे। उनके मन में एलेक्स के बजाय उसे ही उनका राजा होना चाहिए था। दरअसल लोग सरल स्वभाव के थे और आमतौर पर वे किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद करते थे जो उनके प्रति दयालु हो और एलेक्स बान से बेहतर हो। इसके अलावा शैनन के बारे में लोगों की सोच के कारण शैनन खुद भी बहुत पहले से एलेक्स को गद्दी से उतारने की योजना बना रहा था। जब तक कि वह लैंडन के हाथों मर नहीं गया, उसने अपने सबसे बड़े बेटे मार्डर के साथ पूरी योजना बनाई थी। मार्डर को शाही राजकुमारियों के करीब जाना था, साथ ही धीरे धीरे लोगों का समर्थन भी हासिल करना था। उसे खुद धीरे धीरे अपनी सेनाएं जुटानी थी और शाही महल के कुछ शूरवीरों को भी खरीदना था। उसने एलेक्स के निजी रक्षकों के साथ एक सौदा करने की योजना बनाई थी, जो बदले में एलेक्स को जहर देने या उसे मारने में उसकी मदद करने वाले थे। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था जब तक उसकी मुलाकात लैंडन से नहीं हुई। वह अपने दुश्मन के कमीने बेटे के हाथों मर गया था, और जब वह मर गया तो वह नाराज होने से खुद को नहीं रोक सका। क्या वह कम से कम एलेक्स, क्राउन प्रिंस या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के हाथों नहीं मर सकता था? एक महान व्यक्ति के रूप में क्या यह उसके नाम पर दाग नहीं था अगर लोगों ने सुना कि वह बीमार कमीने से हार गया? लोग इतिहास में युद्ध नायकों के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन नहीं, उसे बस कमीने के लिए एक कदम बनना था। एलेक्स बान हमेशा से ही शैनन के बारे में लोगों के विचारों से वाकिफ थे। जब से वे नाइट अकादमी में शूरवीरों की ट्रेनिंग ले रहे थे, तब से ही शैनन की राजधानी में हमेशा से ही उनकी तुलना में बेहतर छवि रही है। शैनन बहुत ही करिश्माई, सौम्य और सभी महिलाओं और कुलीनों के प्रति दयालु थे। राजधानी के बेवकूफ लोगों ने वास्तव में उनके इस बकवास अभिनय पर यकीन कर लिया था। एलेक ने शैनन को उनके अभिनय के लिए बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराया। सत्ता का खेल वास्तव में दिखावे के लिए था। आज के समय में जो लोग सफेद कमल, नायक आदि की तरह अभिनय करते हैं, वे आसानी से लोगों का दिल जीत लेते हैं। लोग भीड़ थे जिन्हें मार्गदर्शन के लिए एक चरवाहे की जरूरत थी। वे केवल सुनते थे और आज्ञा का पालन करते थे, और अगर कोई उन्हें मना सकता था तो वे उस विशेष चरवाहे के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। वास्तव में एक बेवकूफ समूह। एलेक खुद भी अकादमी में रहते हुए दिखावा करता था, लेकिन जब उसने अपने परिवार को मार डाला तो फिर कौन उसके रास्ते में खड़ा होगा? वह राजा बन गया था और कानून निर्माता था। उसे किसके साथ दिखावा करना था? एलेक्स जानता था कि शैनन उतना पवित्र नहीं था जितना वह राजधानी के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता था। पश्चिमी क्षेत्रों में शैनन को ब्लड नाइट के नाम से जाना जाता था। वहां लोग शैनन से पूरी तरह से भयभीत थे। वह एक डाकू की तरह व्यवहार करता था और जब भी चाहता था जो चाहता था करता था। वह कभी कभी मौज मस्ती के लिए हत्या करता था, और जब चीजें उसके हिसाब से नहीं होती थीं तो निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करता था। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कथित तौर पर एक बार अपनी 3 पत्नियों को मार डाला था। उसने गांवों को जला दिया था सिर्फ इसलिए कि वह खून की जगह को भूल गया था या जब भी वह क्रोधित होता था। शैनन के पास पूरे साम्राज्य में सबसे बड़े हरम में से एक था। जब से वह शहर का स्वामी बना है तब से उसने अनगिनत महिलाओं का अपहरण किया और उनका बलात्कार किया है। इनमें से कुछ महिलाओं को उनके पतियों और परिवारों से चुराया गया था। इस सब का दुखद पहलू ये था कि कुछ लोगों ने अपने पतियों और बच्चों को जला दिया या जिंदा दफना दिया, क्योंकि शैनन नहीं चाहता था कि उसकी नई पत्नियां अपने पुराने परिवारों को याद करें। किसी दूसरे व्यक्ति का उसकी पत्नियों से कोई लेना देना हो, यह विचार उसे पूरी तरह से परेशान कर देता था। इसलिए वह उनके परिवारों, कस्बों या गांवों पर हमला करता था। जब एलेक राजा था तो उसने शैनन को तुरंत पश्चिमी क्षेत्रों में भेज दिया, जहां साम्राज्य के भीतर सबसे खराब परिस्थितियां थीं। उसने शैनन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पश्चिमी क्षेत्र के आसपास कई रईसों को भी तैनात किया। अगर शैनन को राजधानी की ओर जाते देखा जाता तो एलेक्स को संदेश देने के लिए गुप्त संदेशवाहक भेजे जाते। लेकिन 15 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए एलेक ने अपनी सतर्कता कम कर दी। लेकिन किसी कारण से हाल के वर्षों में वह शैनन पर अत्यधिक संदेह करने लगा था।
शैनन अब अक्सर राजधानी की यात्राएं करता था और ऐसे काम भी करता था जिससे किसानों का समर्थन मिलता था। उसने इस युद्ध का उपयोग शैनन को मारने के अवसर के रूप में करने का फैसला किया था। शैनन की टीम के अन्य शहर के सरदारों को सीमा युद्ध जीतने के बाद मिलकर उसे मार डालना था। लेकिन अब शैनन अभी तक नहीं दिखा था। क्या उसे उनकी योजनाओं के बारे में पहले से पता था? क्या वह विद्रोह की योजना बना रहा था? एलेक्स का दिमाग इधर उधर भाग रहा था। ये वास्तव में विद्रोह करने का सही समय था। राजकुमार सभी जा रहे थे और उसके सबसे मजबूत शहर के सरदार भी उनके साथ शामिल होने वाले थे। क्या शैनन ने गुप्त रूप से अपनी सेनाएं बनाई थीं? और यदि ऐसा था तो उसके पास वास्तव में कितने लोग थे? हालांकि राजधानी में अभी भी बैरन और मंत्री थे जिनके पास अपनी सेनाएं थीं। एलेक्स कैसे सुनिश्चित हो सकता था कि वे भी उसकी पीठ में छुरा नहीं मारेंगे? उनमें से कोई भी वास्तव में उसकी परवाह नहीं करता था, और अगर वह वास्तव में मर जाता तो भी वे खुश होते। साथ ही अपनी निजी सेना के साथ भी वह अपनी जीत की गारंटी नहीं दे सकता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके दुश्मन के पास कितने लोग थे। अपने जीवन में पहली बार उसे लोगों पर डर के साथ शासन करने के अपने निर्णय पर पछतावा होने लगा। शैनन, ओह शैनन, हे, क्या तुम सच में उस हाथ को काटने जा रही हो जिसने तुम्हें खिलाया है? एलेक ने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया और कमरे में सन्नाटा छा गया। वे इस बारे में बात और बहस कर रहे थे कि शैनन की टीम का नया कमांडर कौन होगा। चूंकि सिटी लॉर्ड शैनन अभी यहाँ नहीं है, इसलिए सिटी लॉर्ड कैंपबेल कमांडर के रूप में उनका पद संभालेंगे। साथ ही राजधानी के भीतर बैरन यूनिसी समूह में शामिल होंगे ताकि प्रत्येक समूह के सदस्यों को बराबर किया जा सके। फिर एलेक ने अपने बगल में खड़े 2 गार्डों की ओर मुड़कर एक आदेश जारी किया। शैनन के बेटे मार्डर को तुरंत मेरे पास बुलाओ। पहली आधिकारिक मास्टर शेफ प्रतियोगिता का दिन आखिरकार आ ही गया। अब तक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए केवल 8 रसोइयों ने आवेदन किया था। आज की तैयारी में लैंडन ने फर्नीचर बनाने वाले विभाग से नागरिकों के बैठने के लिए कई बड़े लकड़ी के ब्लीचर्स बनाने का अनुरोध किया था। प्रतियोगिता ऊपरी क्षेत्र में लैंडन के महल के ठीक बगल में स्थित मैदानों पर हो रही थी। इस क्षेत्र को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था जैसे धरती पर बास्केटबॉल मैच आयोजित किए जाते हैं। ब्लीचर्स को एक बड़े खाली स्थान के चारों ओर रखा गया था, जिसका उपयोग प्रतियोगी खाना पकाने के लिए करेंगे। जहां तक जजों की बात है, उनकी सीटें प्रतियोगियों के सबसे करीब थीं। कोई कल्पना कर सकता है कि वे बास्केटबॉल कोर्ट पर बास्केटबॉल हुप्स की तरह बैठे होंगे। सीटें ऊंची रखी जाती थीं ताकि वे अपने सामने की हर चीज देख सकें। ये नागरिकों के लिए भी फायदेमंद था, क्योंकि वे जजों को भी देख पाते थे। साथ ही जब वे खाते और जज करते थे तो उनकी प्रतिक्रियाएं और चेहरे के भाव भी देख पाते थे। लैंडन ने लकड़ी के स्कोरबोर्ड भी बनवाए जो टेबल टेनिस रैकेट की तरह दिखते थे, और उनमें से हर एक पर लाल रंग से नंबर लिखे हुए थे। यदि जज ने किसी को 5/10 अंक दिए हैं तो वह बस 5 नंबर वाला रैकेट ऊपर उठा देगा। वहां से शो की मेजबानी करने वाला व्यक्ति दर्शकों को स्कोर बताता था, इसलिए जो लोग पीछे की ओर बैठे थे वे भी स्कोर जान सकते थे। आज शनिवार था, बच्चे स्कूल से बाहर थे और जो लोग काम नहीं कर रहे थे वे अपने बच्चों के साथ शो देखने आए थे। प्रतियोगिता के नियम सरल थे। शेफ के पास तैयारी के लिए 30 मिनट का समय था, जहां उन्हें प्रतियोगिता के लिए अपनी सभी सामग्री तैयार करनी थी। ये तैयारी का समय प्रतियोगिता के आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले पूरा करना था। प्रतियोगिता में खाना पकाने का 1 घंटा था, जहां उन्हें एपेटाइजर, एंट्री और डेजर्ट बनाना था। नागरिकों को खाना परोसने का काम भी 2 घंटे में पूरा करना था। और प्रत्येक शेफ को कार्य केंद्र दिया जाएगा: 3 बड़े किलन ओवन, 3 वर्किंग टेबल, 7 बड़े बर्तन, 5 बड़े फ्राइंग पैन, चाकू, खाना पकाने के चम्मच, लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड, 4 बड़े लोहे के कुक स्टैंड और 4 बड़े स्टील के ग्रिडल। चूंकि अभी तक गैस कुकर का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए लैंडन स्टील के ग्रिडल और लोहे के कुक स्टैंड लेकर आए थे। धरती पर इन आविष्कारों का इस्तेमाल उन लोगों द्वारा किया जाता था जो बिजली पर नहीं रहते थे, और कभी कभी बारबेक्यू या शिकार यात्राओं में भी। स्टील के ग्रिडल बड़े धातु के अलमारी की तरह दिखते थे, जिसमें अलमारी के एक छोर पर एक चिमनी पाइप होता था। इन ग्रिडल के साथ लकड़ी को अलमारी के अंदर रखा जाता था और जलाया जाता था। एक बार जब लकड़ी जलने लगती थी तो अलमारी के दरवाजे बंद हो जाते थे और अलमारी के अंदर का धुआं 1 मीटर लंबी चिमनी पाइप से बाहर निकल जाता था। 1 मीटर चिमनी पाइप के शीर्ष पर 1 और आधा मीटर पाइप था जो बगल में फैला हुआ था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि अगर कोई इस तवे को घर के अंदर रखे तो उसकी बगल की पाइप खिड़की से बाहर निकलकर घर के बाहर अलमारी की जगह में धुआं भेज सके। और जैसे जैसे लकड़ी स्टील की अलमारी के अंदर जलती, अलमारी की ऊपरी बाहरी सतह धीरे धीरे गर्म होती जाती। इस सतह का इस्तेमाल मूल रूप से फ्राइंग पैन के रूप में किया जाता था। अंडे गर्म सतह पर तले जा सकते थे, यहाँ तक कि बर्गर के लिए लगभग 20 मीट बंस को ऊपरी सतह पर रखकर पकाया जा सकता था। चूंकि इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री स्टेनलेस स्टील है, इसलिए भोजन में धातु का कोई स्वाद नहीं होगा। और बस इसलिए कि लोग गलती से अपने शरीर को न जला लें, लैंडन ने अलमारी के ऊपरी हिस्से को निचले हिस्से की तुलना में बहुत बड़ा बनाया था, जिसमें जलाऊ लकड़ी रखी हुई थी। अगर कोई वास्तव में इसकी कल्पना करना चाहता है तो लैंडन स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन एक फैंसी ग्लास टेबल के रूप में करेगा, जिसका एक पैर उसके केंद्र में होगा। आयताकार या गोलाकार टेबल टॉप का उपयोग खाना पकाने की सतह के रूप में किया जाएगा।
जबकि केंद्र में एकमात्र टेबल पैर जलाओ लकड़ी जलाने के लिए डिब्बे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। चिमनी वाले हिस्से को टेबल टॉप के किनारे रखी गई 1 मीटर की छड़ी के रूप में देखा जा सकता है। इस सेटअप के साथ बड़ा टेबल टॉप निश्चित रूप से शेफ को जलाओ लकड़ी के चैम्बर और खुद के बीच कुछ दूरी देगा। फिर से इन तवे का उपयोग केवल तलने के लिए किया जा सकता था और खाना पकाने के लिए फ्राइंग पैन की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक लोहे के कुक स्टैंड की बात है, हालांकि वे दिखने में तवे के समान थे, उनकी ऊपरी सतहों पर कई छेद थे। इन छेदों ने सुनिश्चित किया कि खाना पकाने के बर्तन नीचे के चैम्बर में आग के साथ सीधे संपर्क में रहें। इस लोहे के कुक स्टैंड का उपयोग हर चीज के लिए किया जा सकता है, उबालना, तलना, फ्राइंग पैन के साथ और इसी तरह। वे सचमुच गैस कुकर के रूप में काम करते थे, सिवाय इसके कि गैस के बजाय लकड़ी का उपयोग किया जाता था। ये कुक स्टैंड एक बार में 6 मध्यम आकार के बर्तन ले सकते थे, और अगर बर्तन आकार में बड़े थे तो उन्हें कुकर पर 2 छेदों पर रखा जा सकता था। बेमाड में इन दोनों आविष्कारों का पहले से ही व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा था, क्योंकि वे लोगों की आदत से बेहतर थे। इन आविष्कारों के साथ लोग अब लगातार आग के संपर्क में आए बिना खाना बना सकते थे। पहले वे अपना सारा खाना बाहर या घास की झोपड़ी के नीचे बनाते थे जिसमें कोई दीवार नहीं होती थी, और जब वे घर के अंदर खाना बनाते थे तब भी कमरे धुएं से भरे होते थे, और हमेशा इस बात का डर बना रहता था कि उनके घर खुले में लगी आग से जल जाएंगे। लेकिन अब वे आग के चारों ओर फैलने के डर के बिना अपने घरों के अंदर खाना बना सकते हैं। अलमारी का विचार उनके लिए वाकई शानदार था, क्योंकि ऊपर की लंबी और मुड़ी हुई चिमनी पाइप ने सचमुच धुएं को उनकी खिड़कियों से बाहर निकाल दिया। इसने उनके लिए खाना पकाने के तरीके को वाकई बदल दिया। प्रतियोगिता के लिए जब प्रतियोगी खाना बनाना समाप्त कर लेते थे तो उनका मूल्यांकन किया जाता था और बाद में उन्हें अंक दिए जाते थे। प्रतियोगिता के पहले भाग के लिए जज उन्हें कई कारकों के आधार पर अंक देते थे। ये अंक उनके कुल अंकों का केवल 60% होते थे, बाकी 40% दर्शकों से आते थे। जजों द्वारा अपनी समीक्षा देने के बाद नागरिक ब्लीचर्स से नीचे आते थे और सभी व्यंजनों का स्वाद लेते थे। उस समय 20 सू शेफ नागरिकों को परोसने में प्रत्येक उम्मीदवार की सहायता करते थे। सू शेफ मूल रूप से दूसरे इन कमांड शेफ होते थे, जिन्हें प्रत्येक प्रतियोगी के निर्देशों को सुनना और उनका पालन करना होता था ताकि दर्शकों के लिए कई व्यंजन बनाए जा सकें। प्रतियोगिता के दूसरे भाग के लिए ये सू शेफ प्रतियोगियों के अधीन काम करते समय सख्त नियमों का पालन करते थे। उन्हें दर्शकों को खाना खाने के लिए मनाना या किसी के प्रति पक्षपात नहीं दिखाना था। उन्हें बस दर्शकों के लिए कई व्यंजन बनाने में प्रतियोगियों की सहायता करनी थी। अंत में सबसे ज्यादा गंदे या इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक प्लेट वाले शेफ को सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे। प्रत्येक शेफ की प्लास्टिक प्लेट को रंग से पहचाना जाएगा, लाल, हरा, पीला और इसी तरह। इसलिए अगर अंत में ज्यादा गंदे हरे बर्तन होंगे तो जिस प्रतियोगी ने उन बर्तनों पर अपना खाना परोसा होगा वह जीत जाएगा। नागरिक इकट्ठा हो गए थे, शेफ तैयार थे, जज बैठ गए थे और शो शुरू होने का समय आ गया था। देवियों और सज्जनों, बेमाड की पहली मास्टर शेफ प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। 6. डोमिनिक आज की प्रतियोगिता की मेजबानी का प्रभारी था। पिछले 1 सप्ताह से वह प्रतियोगिता के लिए अपने भाषण के तरीके का अभ्यास और रिहर्सल कर रहा था। महामहिम लैंडन ने उसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखी थी और रिहर्सल के दौरान उसकी सहायता भी की थी। उसे सुनते ही भीड़ ने उत्साह से तालियां बजाईं। उसने उन्हें खुश और सहज बनाने के लिए यहाँ वहाँ कुछ चुटकुले भी सुनाए। देवियों और सज्जनों, आइए आज की प्रतियोगिता के लिए हमारे जजों का स्वागत करें। हमारे पहले जज वह हैं जिनके बारे में आप में से ज्यादातर ने सुना होगा। वह खाद्य उद्योग के पर्यवेक्षक हैं और बेमाड में मौजूद सभी अद्भुत सामग्रियों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। वह प्रसिद्ध एकमात्र चीफ लियोर हैं। लोग आपस में उत्सुकता से तालियां बजाते रहे। चीफ लियोर को कौन नहीं जानता था। वास्तव में बेमाड के सभी पर्यवेक्षक बहुत लोकप्रिय थे और लोगों के बीच जाने माने थे। उन्हें मशहूर हस्तियों की तरह देखा जाता था। अभी लोगों की नज़र में सभी ओवरसियरों को इस तरह देखा जाता था जैसे धरती पर बिल गेट्स को देखा जाता था। उन्होंने सबसे ज्यादा तनख्वाह पाए, उद्योगों में सबसे बड़े कदम और फैसले लिए। साथ ही वे शांत, विनम्र थे और अपने काम को बहुत गंभीरता से लेते थे। जब भी कोई किसी उद्योग के बारे में बात करता तो ओवरसियरों के नाम कभी कभी बातचीत में आ जाते। धरती पर लोग इस तरह के वाक्यांश कहते थे, क्या आपको लगता है कि मैं बिल गेट्स जितना अमीर हूं कि मैं एक फरारी खरीद सकता हूं? लेकिन बेमाड में वे कहते थे, क्या आपको लगता है कि मैं चीफ लियोर जितना अमीर हूं कि मैं एक साथ कई बैग खाना खरीद सकता हूं? आमतौर पर ऐसे वाक्य होते थे। बेशक चीफ टिम और चीफ विगिंस का भी जिक्र किया जाता था जब भी लोग उनके उद्योगों से अतिरिक्त सामान खरीदना चाहते थे। चीफ लियोर ने भीड़ की तरफ हाथ हिलाया और मुस्कुराए और जयकारे लगाए। यह एहसास अच्छा है, उसने सोचा। अगली बार आज हमारे पास बेमाड के 2 सबसे मशहूर शेफ बैठे हैं। पिछले महीने में उनके खाना पकाने के कौशल और व्यंजन सभी के बीच लोकप्रिय हो गए हैं और यहाँ तक कि उन्हें महामहिम की स्वीकृति भी मिली है। वे शेफ ब्लेक और शेफ बेनेता हैं। एक बार फिर लोगों ने उत्साह से तालियां बजाईं और आपस में चर्चा की। जिन लोगों ने उनका खाना खाया था वे इसके स्वाद की पुष्टि कर सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये शेफ खाना बनाने के लिए ही पैदा हुए हैं।
कुछ लोग इन शेफ के व्यंजनों को फिर से बनाने की कोशिश करने के लिए घर वापस भी गए, लेकिन ये सब बेकार था। जब उन्हें बिल्कुल सही रेसिपी मिल गई तब भी वे अपने खाने का स्वाद ब्लेक और बेनेता जैसा नहीं बना पाए। ये शेफ, जैसा कि महामहिम ने कहा था, 3 स्टार शेफ थे। लैंडन उन्हें ज्यादा स्टार नहीं देना चाहते थे क्योंकि अभी बेमार्ट के पास उनकी असली क्षमता का अंदाजा लगाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी। आम लोग आमतौर पर 1 स्टार शेफ या बिल्कुल भी स्टार नहीं होते थे, लेकिन इन शेफ में प्रतिभा थी। किसी भी चीज को चखकर वे लैंडन को बता सकते थे कि भोजन पकाने के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। वे अलग अलग व्यंजनों को पकाने का अपना तरीका भी ठीक से अनुमान लगा सकते थे और बना सकते थे। साथ ही उनकी स्वाद कलिकाएं ज्यादातर लोगों से ज्यादा जीवंत थीं। जब इन शेफ ने हाथ हिलाया तो लोगों ने भी उनका स्वागत किया। आखिरकार वह हमारे प्यारे राजा और बेमार के निजी उद्धारकर्ता हैं। साथ ही पिछले महीने में आप सभी ने जो भी स्वादिष्ट व्यंजन खाए हैं उनके निर्माता भी हैं। आज वह प्रतियोगिता के लिए अतिथि न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे। वह महामहिम लैंडन बान हैं। लैंडन जो जज पैनल के बीच में बैठे थे, उन्होंने महारानी एलिजाबेथ की शैली में अपना हाथ हिलाया। हे भगवान, उन्होंने अभी अभी मेरी तरफ हाथ हिलाया। नहीं नहीं नहीं, यह मेरी बेटी की तरफ था। मुझे आश्चर्य है कि भोजन प्रमुख लॉयर को सबसे ज्यादा कौन पसंद आएगा। मैंने सुना है कि वह खुद भी खाने के शौकीन हैं। शेफ ब्लेक और बेनेता वे हैं जिन्हें मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ। अगर भोजन उनके मानकों के अनुरूप नहीं है तो वे इन प्रतियोगियों को नहीं छोड़ेंगे। याद रखें, महामहिम ने कहा था कि उन दोनों की जीभ ईश्वरीय है। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि किसका व्यंजन महामहिम लैंडन को पसंद आएगा। अगर मुझे पता होता कि महामहिम जज बनने जा रहे हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से आवेदन करता। जरा सोचिए, अगर मेरा खाना राजा खा ले तो क्या होगा। अंडरस्को। डोमिनिक की बात सुनते हुए सभी ने आपस में चर्चा की। प्रतियोगिता के लिए जज निम्नलिखित के लिए अंक देंगे। उपस्थिति, प्लेट प्रस्तुति, अधिकतम 4 अंक। निष्पादन, कोई भी अधिकतम 10 अंक प्राप्त कर सकता है। बनावट, अधिकतम 5 अंक। रचनात्मकता, अधिकतम 5 अंक। स्वाद, अधिकतम 10 अंक। प्रतियोगियों से ये भी अपेक्षा की गई थी कि वे पूरा भोजन बनाएं जिसमें ये शामिल हों: एक एपेटाइजर, एंट्री और एक मिठाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके व्यंजनों की थीम थी रोमांच। और पुरस्कारों के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को मिला शेफ ब्लेक के साथ 1.5 महीने का खाना पकाने का पाठ और 250 चांदी के सिक्के, 25,000 तांबे के सिक्के या 2.5 सोने के सिक्के। द्वितीय स्थान शेफ बेनेता के साथ 1 महीने का खाना पकाने का पाठ और 180 चांदी के सिक्के, 18,000 तांबे के सिक्के या 1.8 सोने के सिक्के। तृतीय स्थान शेफ बेनेता के साथ 2 सप्ताह का खाना पकाने का पाठ, साथ ही 100 चांदी के सिक्के, 10,000 तांबे के सिक्के या 1 सोने का सिक्का। तारांकन 100 तांबे के सिक्के = 1 चांदी का सिक्का, 100 चांदी के सिक्के = 1 सोने का सिक्का। तारांकन चूंकि नागरिक आमतौर पर महीने में कम से कम 650 तांबे के सिक्के कमाते थे, इसलिए प्रतियोगिता के लिए इनाम की राशि वाकई चौंका देने वाली थी। आर्केडिना के साम्राज्य में न्यूनतम वेतन 350 तांबे के सिक्के थे। लैंडन ने पहले बेमार्ट का न्यूनतम वेतन 450 तांबे के सिक्के तय किया था, लेकिन जब उसने बाद में उन सभी खतरनाक कामों को देखा जो ये लोग रोजाना करते थे, तो उसकी नज़र में वह पैसा बहुत कम था। इसलिए उसने न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 650 तांबे के सिक्के करने का फैसला किया। शूरवीरों का वेतन भी बढ़ाकर 750 तांबे के सिक्के प्रति माह कर दिया गया। खैर, पर्यवेक्षकों ने स्पष्ट रूप से अधिक पैसा कमाया, साथ ही उच्च सैन्य रैंक, मुख्य रसोइये और डॉक्टर भी। सबसे पहले बेमार्ट एक आत्मनिर्भर शहर था। अयस्क जैसे संसाधन सभी क्षेत्र में पाए जाते थे और लैंडन सांता से हर महीने ढेर सारा पैसा कमाता था। इसलिए बेमार्ट वास्तव में श्रमिकों के वेतन को बढ़ाने का जोखिम उठा सकता था। बेशक हर महीने लैंडन प्रत्येक व्यक्ति के वेतन से एक निश्चित प्रतिशत निकालता था, जिसका उपयोग स्वास्थ्य बीमा और करों के लिए किया जाता था। पिछले महीने चिकनपॉक्स की पूरी घटना के तुरंत बाद लैंडन ने लोगों को स्वास्थ्य सेवा के लाभों के बारे में बताया था और उन्हें यह भी बताया था कि अब से उनके कर कैसे कम हो जाएंगे। चूंकि कर अधिक नहीं थे और उनके वेतन में वृद्धि हुई थी, इसलिए लोगों ने तुरंत लैंडन के तरीकों को स्वीकार कर लिया। कौन नहीं करेगा। यहाँ तक कि जब कर और स्वास्थ्य सेवा कम कर दी गई थी, तब भी उनका वेतन पहले की तुलना में अधिक था। लैंडन ने धरती पर अपनाई गई विधि को अपनाया था। कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी खरीदना चाहता था उस पर कर लगता था और यहाँ तक कि उनके वेतन पर भी कर कम हो जाता था। उस कर का उपयोग भविष्य के विकास और इसी तरह के अन्य कार्यों के लिए किया जाता था। लोगों के लिए इसे आसान बनाने के लिए लैंडन ने कई कागजात लिखे थे जिसमें बताया गया था कि कितना कटेगा और प्रत्येक कटौती के लिए अलग अलग सूत्र भी दिए थे। लैंडन ने योजना बनाई थी कि एक बार प्रिंटर आ जाने के बाद वह आधिकारिक तौर पर सभी नीतियों और सरकार से संबंधित मुद्दों को संबोधित करेगा। उसे उनके पहचान पत्र, कानून की किताबें छापनी थीं जिन पर सभी नीतियां छपी हों और इसी तरह की अन्य चीजें। वास्तव में प्रिंटर के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि स्कूलों के लिए शब्दकोशों को भी मुद्रण सेवाओं की आवश्यकता थी। यहाँ के लोगों को भी द्विसाप्ताहिक भुगतान मिलता था ताकि उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
लेकिन फिर भी उनके वेतन में वृद्धि के बावजूद आज की प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार राशि ने उन्हें हिलाकर रख दिया। धरती पर वापस आकर ये वैसा ही एहसास था जैसा किसी ने अभी अभी 10,000 या 20,000 डॉलर की पुरस्कार राशि देखी हो। इसने दर्शकों को वास्तव में उत्साहित किया। साथ ही कौन प्रसिद्ध लोगों से कौशल प्राप्त नहीं करना चाहेगा। जो लोग शेफ बनने की राह पर थे वे वास्तव में खुद को मुक्का मारना चाहते थे। उन्होंने पहले प्रतियोगिता के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। ये शेफ बेनेता और शेफ ब्लेक की दिव्य पाक कला सीखने का मौका था। फिर भी उन्होंने ऐसा सुनहरा अवसर हाथ से जाने दिया। मंच की ओर देखते हुए उनकी आंखों में अदृश्य आंसू थे। एक बार जब जजों और प्रतियोगियों का परिचय हो गया तो लैंडन ने एक संक्षिप्त भाषण दिया और प्रतियोगिता फिर से शुरू हुई। खाना पकाने का समय। प्रतियोगिता पहले ही शुरू हो चुकी थी और प्रतियोगियों को जल्दी जल्दी खाना बनाते देख सभी लोग तनाव में थे। जैसे जैसे समय बीतता गया दर्शक प्रतियोगियों पर चर्चा करते रहे और उन्हें देखते रहे। भगवान उनकी चाकू से काटने की कला को देखें। सीनियर वेगारा कमाल के हैं। सीनियर विंस्टन को खाना बनाते हुए देखकर ही मुझे भूख लग जाती है। ये कैसी गंध है, यह इतनी सुगंधित क्यों है। उन्हें खाना बनाते हुए देखकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी खाना पकाने की कला कितनी पुरानी है। देखो, वह पहले से ही अपनी मिठाई को भट्टी में रख रही है। सीनियर योरिक बहुत तेज और बढ़िया है। बस देखो कि वह अंडे कैसे फेंट रहा है। डोमिनिक ने लैंडन का संकेत देखा और उसे पता चल गया कि अब प्रतियोगियों को रोकने का समय आ गया है। अब जजों को अपनी समीक्षा देनी है। सबसे पहले प्रतियोगी मिल्टन आए। उन्होंने अपने बर्तन धातु के पहिए वाली ट्रॉली पर रखे और उन्हें जजों के करीब ले आए। एक बार जब उन्होंने सभी बर्तन उनकी मेज पर रख दिए तो वे तुरंत उनके सामने थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए और उनकी टिप्पणियों का बेसब्री से इंतजार करने लगे। जजों के पास अपने धातु के मेगाफोन थे, इसलिए उन्होंने अपना मूल्यांकन शुरू कर दिया। जजों के खाने से पहले आइए आपकी प्लेट की प्रस्तुति और दिखावट के बारे में बात करें। भोजन का विषय था रोमांच, और आपकी डिश जंगल में शिकार करने की चीखें लगाती है। क्या मैं सही हूँ? शेफ बेनेता ने पूछा। वहां एकदम सन्नाटा था। हाँ, जजों की बात सुनते हुए दर्शकों ने अपनी सांसें रोक लीं। अब तक तो सब ठीक है, उन्होंने सोचा। पैनल में मौजूद जज मुस्कुराए। और आप इस व्यंजन को क्या कहेंगे? लैंडन ने पूछा। एक शिकारी की जीत, मिल्टन ने उत्सुकता से कहा। यह निश्चित रूप से जंगल जैसा दिखता है। चावल को पहाड़ की तरह बनाया गया था और प्लेट के सबसे ऊपरी कोने पर रखा गया था। मैं ये भी देख सकता हूं कि आपने पहाड़ की चोटी के चारों ओर पीले रंग की चटनी भी डाली है। लैंडन ने कहा। आपने चावल के पहाड़ के चारों ओर अपने मांस के साथ उसी चटनी को मिलाया और पहाड़ के दरवाजे पर रख दिया। मुझे लगता है कि यह जमीन को ही दर्शाता है। चीफ लियोर ने टिप्पणी की। आपने पत्तेदार सब्जियों को फिर प्रत्येक मांस के ढेर के बीच रखा, जिससे पेड़ों का भ्रम पैदा हुआ। शेफ ब्लेक ने कहा। और अंत में आपने अपने भूरे तले हुए अंडों को रोल किया, उन्हें कई टुकड़ों में काटा और उन्हें अपनी प्लेट पर अलग अलग बिंदुओं पर रखा, जिससे वे जंगल के चारों ओर रखे गए बड़े पत्थरों या लकड़ी के लट्ठों की तरह लग रहे थे। शेफ बेनेता ने अंडे को छेदने के लिए अपने कांटे का इस्तेमाल करते हुए कहा। और आपकी मिठाई के लिए मैंने देखा कि आपने एक अलग प्लेट पर बड़े करीने से स्टार के आकार के केक रखे हैं, जो शायद रात में सितारों का प्रतीक है। तो आपका रोमांच रात के समय होता है। दिलचस्प, लैंडन ने कहा। और अंत में आपके एपेटाइजर के लिए मुझे लगता है कि सॉस में मछली की छड़ें आपके जंगल में कहीं जल निकाय और जीवन का प्रतीक हैं। चीफ लियोर ने निष्कर्ष निकाला। दर्शकों में से हर कोई मिल्टन को 2 अंगूठे दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने इतनी तैयारी की थी और एक शेफ के रूप में अपने कौशल का प्रदर्शन किया था। वह अपने खाना पकाने के माध्यम से अपनी खुद की साहसिक कहानी बता रहा था। अब जजों के लिए भोजन खाने का समय था। जैसे जैसे जज खाते गए उनके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। दर्शक खुद को यह अनुमान लगाने से नहीं रोक पाए कि अंतिम परिणाम क्या होगा। क्या आपको लगता है कि शेफ ब्लेक प्रभावित हैं? देखो, शेफ बेनेता अभी भी मछली की छड़ें खा रही हैं। जजों ने एक दूसरे को देखा और आखिरकार अपनी समीक्षा देने का फैसला किया। दर्शक शांत हो गए और हवा में चिंता भर गई। लोगों को लगा कि वे सांस नहीं ले पा रहे हैं। अपने मांस के लिए आपने उन्हें आयताकार टुकड़ों में काटा, उन्हें मसालेदार बनाया, बाहरी सतहों को आटे और अंडों से ढका और बाद में उन्हें तला। मांस के बाहरी हिस्से को कुरकुरा और अंदर को रसदार और कोमल बनाया। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है, शेफ बेनेता ने कहा। मांस को इस तरह पकाया जा सकता है, लोगों ने सोचा। समीक्षा सुनने के बाद लोग शांत हो गए। अन्य जजों ने भी अपनी टिप्पणियां दी। मैं बता सकता हूं कि आपने जो सॉस बनाया था वह दूध, मक्खन, नमक, अंडे और काली मिर्च से बना था। मक्खन को गर्म किया गया और भारी क्रीम बनाने के लिए दूध में मिलाया गया। फिर आपने सॉस को पीला दिखाने के लिए अन्य सभी सामग्री के साथ साथ करी भी डाली। आपकी सब्जियों के टुकड़े तले हुए थे और उन पर मसाले लगे थे, जिससे वे सख्त और कुरकुरे भी हो गए थे। और आपके केक भी नरम और मीठे थे। अंडरस्कोर। जैसे जैसे जज सकारात्मक समीक्षा देते रहे, सभी को लगा कि मिल्टन ने कमाल का काम किया है। लेकिन अगली टिप्पणियों ने उन्हें एहसास कराया कि जीवन वाकई बहुत अप्रत्याशित है। अलग अलग, आपकी मिठाई, एंट्री और एपेटाइजर शानदार थे। वे वाकई बहुत बढ़िया थे, लेकिन साथ में वे बिल्कुल बेकार थे, शेफ ब्लेक ने टिप्पणी की।
जो कुछ कहा गया उसे सुनकर सभी की सांस फूल गई। यह क्या स्थिति थी? क्या उन्होंने अभी सही सुना? कितना क्रूर, लेकिन किसी तरह देखने में मनोरंजक भी। दूसरी ओर मिल्टन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। जब मैंने आपका एपेटाइजर, एंट्री और मिठाई एक साथ खाई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जंगल में जंगली सुअर से लड़ाई हार रहा हूँ। चीफ लियोर ने कहा, मैं सहमत हूँ। ऐसा लगता है जैसे खतरनाक जानवर मुझे टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। लैंडन ने आगे कहा, शेफ बेनेता ने कहा, आपके भोजन का नाम हंटर की विजय दिवस है, लेकिन यह हंटर की मृत्यु दिवस जैसा लगता है। अन्य प्रतियोगी अपने सामने रखे अपने व्यंजनों को देखकर पसीने से तर हो गए। जजों की बात सुनकर वे पूरी तरह से आत्मविश्वास खो चुके थे। क्या उनके लिए दोबारा खाना संभव था? आपके भोजन में मिर्च का स्वाद आपके बहुत मीठे केक से टकराता है। ये संयोजन बहुत ही भयानक है। इसके अलावा आपने हमें जो दूध पिलाया उससे आपके व्यंजन का स्वाद बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। इसके बजाय इसने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जजों द्वारा उनकी सभी गलतियों को इंगित करने के बाद उन्होंने प्रोत्साहन के साथ अपनी टिप्पणी समाप्त की। लेकिन मुझे कहना होगा, आपके पास मास्टर शेफ बनने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह है। आपको बस अधिक समय, अनुभव और अभ्यास की आवश्यकता है। कभी हार मत मानो। जीवन में कुछ भी आसान नहीं होता। आज हम आपको जो भी आलोचनाएं देते हैं उन्हें स्वीकार करें, अपने कौशल पर काम करें और हमें गौरवान्वित करें। प्रतियोगी मिल्टन, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब आप मेरे साथ 3 स्टार शेफ के रूप में खाना बनाएंगे। अंतिम टिप्पणियां सुनते ही मिल्टन की आंखों से आंसू बहने लगे। धन्यवाद। दर्शक भी भावुक हो गए। हमें आप पर विश्वास है सीनियर मिल्टन। कभी हार मत मानो। ये सही है। आपको बस समय और अनुभव की जरूरत है। आप खाना पकाने में मुझसे कहीं बेहतर हैं सीनियर मिल्टन। मिल्टन ने भीड़ की बात सुनकर वाकई भावुक हो गए। प्रतियोगिता जारी रही और दर्शक फिर से जीवन की एक छोटी सी डोर पर लटके हुए थे। जजों की वजह से उनकी भावनाएं हर जगह थीं। जब जजों ने अपना मूल्यांकन पूरा कर लिया तो उन्होंने सभी प्रतियोगियों को अंक दिए। प्रतियोगिता के इस भाग में योरिक पहले स्थान पर, वेगारा दूसरे स्थान पर और मिल्टन तीसरे स्थान पर रहे। बेशक मिल्टन के पीछे 5 अन्य प्रतियोगी भी थे। अब प्रतियोगिता के दूसरे चरण का समय था। दर्शक जल्दी से नीचे आकर अपना पेट भर खाना खाने लगे क्योंकि वे खुद भी इन सभी स्वादिष्ट भोजन को तैयार होते देखकर भूखे थे। प्रत्येक प्रतियोगी की मदद करने वाले 20 सूस शेफ के साथ नागरिकों को व्यंजन बहुत तेजी से परोसे गए और अंत में प्रतियोगिता के अंत तक प्लेटें इकट्ठी की गईं और उनकी गिनती की गई। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक प्रतियोगी की रैंक अभी भी पहले जैसी ही थी, जिसका मतलब था कि दर्शकों को अभी भी योरिक का खाना सबसे स्वादिष्ट लगा, उसके बाद वेगारा और फिर मिल्टन। बेशक लैंडन ने कार्यक्रम के लिए समापन भाषण दिया और विजेताओं को उनके पुरस्कार दिए। इसके साथ ही प्रतियोगिता समाप्त हो गई। डैडी, आप जीत गए। डैडी बधाई हो। मिल्टन ने पलटकर अपनी पत्नी, अपने 9 वर्षीय बेटे और अपनी 6 वर्षीय बेटी को देखा जो उसकी ओर दौड़ रहे थे। उन्होंने तुरंत उसे गले लगा लिया क्योंकि उन्हें उस पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि शेफ बेनेता आपको 2 सप्ताह तक पढ़ाएंगी। हा, मैं बहुत खुश हूँ। वाह, बैग में इतने सारे पैसे देखो। उसकी पत्नी खुशी से उछल पड़ी। मिल्टन ने अपने परिवार को देखते हुए मुस्कुराया। आज उसने सच में दिखाया था कि शेफ बनने की उसकी राह आसान नहीं होने वाली है, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह बिना लड़े हार मान ले। जैसा कि जजों ने कहा था, पाक कला की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए उसे अपने कौशल को ठीक से निखारने की जरूरत थी। उसे अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए ऐसा करने की जरूरत थी। उसने पहले ही कसम खा ली थी कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा और शेफ ब्लेक और बेनेता की मान्यता प्राप्त करेगा। उनका नया सपना उनके जैसा 3 स्टार शेफ बनना नहीं था, बल्कि 5 स्टार शेफ बनना था। नाइटहुड अकेडमी, राजधानी आर्केडिना। एक युवा सज्जन अपने छात्रावास के कमरे में कुर्सी पर बैठे थे। उनके निजी गार्ड उनके बगल में खड़े थे। अचानक उनकी खिड़की खुली और एक लबादा पहने हुए व्यक्ति अंदर आया। कोई खबर नहीं युवा मास्टर, खोजते रहो। हाँ युवा मास्टर। और बस ऐसे ही लबादा पहने हुए व्यक्ति उतनी ही जल्दी चले गए जितनी जल्दी वह आए थे। मर्डर शैनन के निजी गार्ड भी चिंतित थे। युवा मास्टर मर्डर, हम लॉर्ड शैनन के गायब होने के बारे में क्या करें? 7 लॉर्ड शैनन की संपत्ति, आर्केडिना की राजधानी। युवा मास्टर, सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मर्डर के अधीनस्थों में से एक ने कहा। अच्छा, मर्डर वर्तमान में राजधानी में अपने पिता की संपत्ति में था। हालांकि वह ज्यादातर अकादमी के छात्रावास में सोता था, लेकिन जब महत्वपूर्ण मामले उठते थे तो वह उन्हें निपटाने के लिए अपने पिता की संपत्ति में आ जाता था। मर्डर को यकीन था कि अकादमी की दीवारें सुनती हैं, इसलिए स्कूल में उसकी योजनाओं के बारे में बात करना सुरक्षित नहीं था। कुछ दिन पहले वह शाही महल में राजा बान से मिला था। ऐसा लग रहा था कि राजा बान भी उससे पूछ रहा था कि क्या उसे अपने पिता के ठिकाने के बारे में कुछ पता है, लेकिन चूंकि वह इस मामले में निर्दोष था इसलिए अपनी बात पर अड़ा रहना बहुत आसान था। राजा बान ने सोचा कि या तो मर्डर को वास्तव में नहीं पता था कि उसके पिता कहाँ हैं, या वह वास्तव में एक अच्छा अभिनेता था। राजा को उसकी कहानी में कोई खामी या उसका कोई अजीब व्यवहार नहीं मिला।
इसलिए राजा बान ने मर्डर को अपनी निजी सेना के 4 कैप्टन के साथ रिवरडेल शहर भेजने का फैसला किया। नाइट कैप्टन को राजधानी लौटने से पहले 2 महीने रिवरडेल में रहना था। अगर वे वापस नहीं लौटे तो राजा बान शैनन के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी करेंगे। एक दुश्मन होने का एहसास, जो शायद गुप्त रूप से हमले की योजना बना रहा हो, ने हाल ही में उसे वास्तव में बेचैन कर दिया था। इसलिए उसने फैसला किया कि मर्डर अगस्त के अंत में अपने कैप्टन के साथ रिवरडेल के लिए रवाना होगा, या उसे जासूस कहना चाहिए। दूसरी ओर मर्डर अपने पिता के ठिकाने के बारे में वास्तव में चिंतित था। वह किसी और से ज्यादा जानता था कि उसके पिता ने अभी तक किसी भी अचानक हमले की योजना नहीं बनाई है। इसके अलावा उसके पिता ने कुछ समय पहले उसे एक पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था कि वह राजधानी आ रहा है। मर्डर ये भी जानता था कि अगर वाकई कुछ बड़ा होने वाला है तो उसके पिता निश्चित रूप से इसे कागज पर नहीं लिखेंगे, इस डर से कि कोई पत्र को बीच में ही रोक लेगा। अगर मर्डर राजधानी में नहीं होता तो उसके पिता निश्चित रूप से उसे उस तरह के पत्र भेजते, लेकिन चूंकि वह किंग बार्न्स क्षेत्र में था, इसलिए कुछ भी हो सकता था। पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें। लेकिन ऐसी क्या बड़ी बात थी कि उसके पिता राजधानी में अपने मिशन के लिए भी नहीं आए। मर्डर इस मामले में अपनी बुद्धि खो चुका था। हालांकि पश्चिम में लोग उसके पिता को अत्याचारी और खलनायक कहते थे, लेकिन वह सच में बूढ़े आदमी से प्यार करता था। उसका मानना था कि भविष्य के राजा को ऐसे ही रहना चाहिए। जब से वह छोटा था, वह वही काम करता था जो उसके पिता करते थे। जब उसके पिता लोगों को यातना देने, जलाने या पकड़ने जाते थे तो वह भी वहां होता था। उसे पहली बार किसी महिला या कहें कि लड़की का स्वाद 11 साल की उम्र में मिला था। उसने उसके हाथ पैर अपने बिस्तर से बांध दिए थे और हर बार जब वह उससे प्यार करता था तो उसे अपने कमरे में रखता था। सेशन के बाद उसे इलाज के लिए गुलामों के कक्षों या चिकित्सकों के पास ले जाया जाता था। यह बहुत बुरा था कि 9 लव मेकिंग सेशन के बाद 8 वर्षीय लड़की की उसके बिस्तर पर ही मौत हो गई। उसे उसके प्रति कोई भावना या पछतावा महसूस नहीं हुआ। उसने उसकी लाश को अपने बिस्तर से नीचे फेंक दिया और कालकोठरी से एक और लड़की को ले गया। उन बच्चों को उसके पिता ने पकड़ लिया था और वे केवल गरीबी जानते थे। तो क्या उन्हें खुश नहीं होना चाहिए कि उसने कम से कम उन्हें अपने बिस्तर की शोभा बढ़ाने का अवसर तो दिया। वह कौन था? वह मर्डर शैनन था, अर्काडिना का भावी राजकुमार। वह अपने बूढ़े पिता का तीसरा और पसंदीदा बेटा था। जब वह 12 साल का था तो उसने सुना था कि राजा बान ने कुछ समय पहले युद्ध में भेजे जाने के दौरान अपने बड़े भाइयों को मार डाला था। जब सिटी लॉर्ड शैनन 15 साल का था तब वह सिटी लॉर्ड बन गया था, और तब से वह यहाँ वहाँ महिलाओं का बलात्कार कर रहा था। इसलिए मर्डर के जन्म से पहले शैनन के पहले से ही 2 बेटे और 7 बेटियां थीं। शैनन को अपनी बेटियों की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने उनकी शादी राजधानी के अमीर रईसों से कर दी। उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। महिलाओं से क्या अच्छा हो सकता है? जब शैनन के पास मर्डर था तो उसे एहसास हुआ कि उसे और बच्चे नहीं चाहिए। इसलिए उसने अपने हरम की सभी महिलाओं को ऐसी दवाएं देना शुरू कर दिया जो उनके गर्भ को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकती थीं। अपने पहले 2 बेटों की मौत के बाद शैनन को एहसास हुआ कि उसे मर्डर को सत्ता संघर्ष के बारे में सब कुछ सिखाने की जरूरत है ताकि वह अपने भाइयों की तरह न हो जाए। इसलिए 5 साल की उम्र से मर्डर ने शैनन के साथ अपनी शिक्षाएं शुरू कर दीं। उन्होंने योजना बनाई और रणनीति बनाई कि खलनायक राजा बान को उनके खून की कीमत कैसे चुकानी है। उनकी निकटता के कारण मर्डर अपने पिता का बहुत सम्मान करता था और अपने पिता द्वारा उठाए गए हर कदम को जानता था। यही कारण था कि उसके पिता का गायब होना उसके लिए अजीब था। वह व्यक्तिगत रूप से यह नहीं मानता था कि राजा बान इस मामले में निर्दोष था। क्या राजा बान वास्तव में स्थिति की जांच करने के लिए अपने 7 लोगों को रिवरडेल भेज रहा था? क्या होगा यदि राजा बान ने अपने पिता से निपटने के लिए पहले से ही भाड़े के सैनिकों को काम पर रखा था और फिर ऐसा दिखावा किया जैसे कि उसे अपने पिता के लापता होने के बारे में पता ही नहीं था? या क्या ये हॉक सिटी का सिटी लॉर्ड कैन था जिसने अपने पिता पर हमला किया था? सिटी लॉर्ड कैन और उसके पिता पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षों से सत्ता संघर्ष में थे। उसके पिता की सेना संख्या में बड़ी थी, इसलिए वह जानता था कि दुश्मन या तो शक्तिशाली समर्थकों वाला कोई कुलीन होगा या राजा बान। राजा एलेक बान की आंखों में संदेहास्पद दिखने के कई कारण थे। अगर वह राजधानी छोड़ देता तो क्या राजा बान के लिए उसे मारना आसान नहीं होता? या शायद राजा बान उसे अपनी चाल चलने से पहले सुरक्षा की झूठी भावना में बहलाना चाहता था। किसी भी तरह उसे सिटी लॉर्ड कैन पर भरोसा नहीं था, और उसे निश्चित रूप से उस सांप राजा बान पर भरोसा नहीं था। यही कारण था कि उसने रिवरडेल शहर की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। दुश्मन की योजनाएं जो भी हों, मर्डर को यकीन था कि वह पूरी तरह से तैयार रहेगा। वह बस यही प्रार्थना कर रहा था कि उसके पिता के ठिकाने को लेकर जो बेचैनी उसे महसूस हो रही थी वह सब बेकार हो जाए। अन्यथा हे वह कल्पना भी नहीं करना चाहता था कि वह उस बेचारे के साथ क्या करेगा जिसने उसके पिता को छूने की हिम्मत की। जब मर्डर तैयारियों में व्यस्त था, जून में होने वाले परिवर्तन के कारण पाइनो महाद्वीप के सभी शाही परिवार अधिक से अधिक अस्थिर होते जा रहे थे। योदान की राजधानी रॉयल पैलेस। राजा मैकलेन ने अपनी बेटियों की ओर देखा जिन्होंने पहली बार उनसे मिलने का अनुरोध किया था। वास्तव में इस समय वे उनसे मिलने की मांग कर रही थीं।
जब से यह खबर फैली कि कैरोना ने अपने लिए एक महिला शासक प्राप्त कर लिया है, तब से सभी महिलाएं रातों रात पागल हो गई थीं। अब वे पुरुषों के बराबर वेतन की मांग कर रही थीं और पुरुषों के समान ही काम भी चाहती थीं। उन्होंने राजा मैक्लेन की प्रत्येक बेटी के इर्द गिर्द गुट भी बना लिए थे और महिलाओं से मांग की थी कि वे अपने पतियों को कब खुश करना चाहती हैं। यह इस हद तक पहुंच गया था कि इसे अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता था। इन महिलाओं ने अदालत की बैठकों में भाग लेने का अनुरोध किया और यह भी अनुरोध किया कि पुरुष प्रतिदिन कुछ घरेलू काम करें। बेशक पुरुष इस विचार के सख्त खिलाफ थे, वे दृढ़ता से इसे अस्वीकार कर रहे थे और यहाँ तक कह दिया कि वे कभी भी किसी महिला के साथ युद्ध में नहीं जाएंगे। अंत में हर आदमी अपनी पत्नियों और बेटियों को नियंत्रण में रखने के लिए सहमत हो गया। अभी के लिए उनकी योजना काम कर रही थी, लेकिन मैक्लेन को पता था कि आगे चलकर ये योजनाएं टूट जाएंगी और गिर जाएंगी। इसलिए उसने उनकी एक मांग को मानने का फैसला किया। उसने उन्हें नाइटहुड को छोड़कर पुरुषों के लिए रोजाना काम करने की अनुमति दी थी। लेकिन नहीं, जाहिर है इन खून चूसने वाले राक्षसों के लिए यह पर्याप्त नहीं था। वे सब कुछ चाहते थे। मैक्लेन ने पहले ही मन बना लिया था कि वह अब उनका मनोरंजन नहीं करेगा, उन्हें अपना बुरा करने दो। और अब अचानक उसकी सभी 11 बेटियां शामिल हो गईं और उससे मिलने की मांग करने लगीं। उसने अपनी बेटियों को सबसे छोटी 6 साल की से लेकर सबसे बड़ी 19 साल की तक देखा। वह उनमें से 2/3 को व्यक्तिगत रूप से जानता भी नहीं था, फिर भी वे यहाँ थीं। और 6 साल की बच्ची भी वहाँ क्या कर रही थी? भूल जाओ पिताजी, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, सबसे बड़ी बेटी ने कहा। तो आप सभी मांग रहे हैं, है न? अगर मुझे कुछ और पता न होता तो मैं सोचती कि आप सभी मुझे आदेश दे रहे हैं। जैसे ही उसने अपनी आवाज़ ऊंची की, उसकी बेटियां डर से कांपने लगीं। लेकिन उन्होंने जल्दी से बड़ी सांस ली और खुद को शांत किया। अब या कभी नहीं पिताजी, हम राजत्व की लड़ाई में भाग लेना चाहेंगे। पिताजी, मैं रानी बनना चाहती हूँ। पिताजी, यह उचित ही है कि आप मुझे रानी चुनें क्योंकि मैं परिवार में सबसे बड़ी हूँ। पिताजी, मैं भी अच्छा काम करने का वादा करती हूँ। जब राजकुमारियों को एहसास हुआ कि उनके पिता कुछ नहीं बोल रहे हैं तो वे शांत हो गईं और कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। हा, ये सबसे बड़ा मजाक होगा जो मैंने पूरे साल सुना है। आपको क्या लगता है कि आप सभी एक साम्राज्य पर शासन कर सकते हैं? क्योंकि आप सभी ने इस बारे में सोचा भी नहीं। इससे मुझे पता चलता है कि आप सभी कितने मूर्ख और भोले हैं। आपको लगता है कि आप सभी रानी पेनेलोप से तुलना कर सकते हैं? हा, क्या मजाक है। 7 साल की उम्र में उसने तलवार चलाने का अभ्यास शुरू किया। तब से वह 11 वर्षों से अपने कौशल का अभ्यास कर रही है। वह उन वर्षों में युद्ध की कला का अध्ययन भी कर रही थी, साथ ही अपने साम्राज्य के लिए कई लड़ाइयों में भाग ले रही थी। इसके अलावा उसने व्यापार में सहायता की और कैरोना में सभी मौद्रिक सौदों और पदों में। क्या आप सभी ने सोचा कि उसे पक्षपात के कारण वह पद दिया गया था? हा, मैं उससे पहले भी मिल चुका हूं और मैं आप सभी को आश्वस्त कर सकता हूं कि वह अधिकांश पुरुषों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट है। लेकिन आप सभी, आप क्या जानते हैं? लड़कों को देखना, सुई का काम करना, गपशप। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि साम्राज्य कैसे चलाया जाता है? क्या आप योदान के सभी शहरों, कस्बों और गांवों को जानते हैं? क्या आप में से कोई युद्ध में जाकर जीवित वापस आ सकता है? हे, मैंने पहले सुना था कि आप में से कुछ लोग जब भी खून के छोटे छोटे निशान या मकड़ी जैसी चीजें देखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि सरकारी पदों को कैसे संभाला जाता है? इस मामले के सामने आने से पहले क्या आप में से किसी को साम्राज्य में कभी दिलचस्पी थी? मुझे याद है कि मैं आप सभी की माताओं को आदेश देता था और उन्हें मजबूर करता था कि वे आप सभी को पढ़ने दें। और आप वहां खड़े होकर मुझसे कह रहे हैं कि मैं आप सभी को मेरे साम्राज्य पर शासन करने दूं। किस रूप में? मजाक के रूप में? क्या आप इसे मेरे लिए बर्बाद करना चाहते हैं? आप सभी बिना सोचे समझे यहाँ आ रहे हैं। यह मुझे दिखाता है कि आप सभी बेवकूफ़ शासक बनेंगे जिन्हें कोई भी नियंत्रित कर सकता है। सुनी गई खबरों से सभी विवरणों को जाने या सत्यापित किए बिना आपने तुरंत मेरे साम्राज्य के चारों ओर तबाही मचाना शुरू कर दिया। अपने आप से पूछिए, क्या आप सभी वह कर सकते हैं जो रानी पेनेलोप ने किया था? हमारे कमरों में वापस जाओ और दिमाग के लिए प्रार्थना करो। मैक्लेन के बोलने के बाद सभी लड़कियां फूट फूट कर रोने लगीं और भाग गईं। जब उसने उन्हें भागते हुए देखा तो वह बहुत निराश हुआ। उनमें कोई बहादुरी नहीं थी, कोई साहस नहीं था, कोई गुण नहीं था जो उन्हें रानी पेनेलोप के गुणों का 1/3 भी बना सके। फिर भी उन्होंने उनके साथ तुलना करने की हिम्मत की। मैक्लेन ने फैसला किया कि वह इस मामले को सार्वजनिक रूप से संबोधित करेंगे। उसे इन महिलाओं को यह बताना था कि पेनेलोप पक्षपात करके शासक नहीं बनी थी। वह किसी भी महिला को किसी भी चीज का हकदार महसूस नहीं करने देंगे जब तक कि वे वास्तव में आवश्यक काम करने में सक्षम न हो। क्या उन्हें सरकारी पद दे देना चाहिए जबकि उनमें से अधिकांश को पढ़ना या लिखना भी नहीं आता? बकवास। मैक्लेन को यकीन था कि अगर इनमें से 80% महिलाओं को वास्तव में प्रताड़ित किया गया तो वे उन सभी रहस्यों को कबूल कर लेंगी जो उन्होंने इन सरकारी पदों पर सीखे हैं। उन्हें समान काम देने के बाद भी वे एक जैसा प्रदर्शन नहीं कर सकी पुरुषों के रूप में, इसलिए उनका वेतन अभी भी कम था।
कई महिलाओं ने निर्माण स्थलों पर काम करना शुरू कर दिया और उन्हें ये पता चला कि पुरुषों की कैदी शक्ति आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक मजबूत होती है। यदि वहां के पुरुष एक दिन में 40 बड़े पत्थर उठा सकते थे तो वे महिलाएं एक दिन में केवल 20 या 23 बड़े पत्थर ही उठा सकती थीं। और इस वजह से उन्होंने तुरंत समान वेतन के बारे में अपनी बात बंद कर दी। उन्होंने समान वेतन के मामले को छोड़ देने का फैसला किया, लेकिन वे अभी भी बिना किसी योग्यता के हर दूसरे लाभ चाहते थे। इसी कारण मैकलेन ने इस मामले को सार्वजनिक रूप से संबोधित करने का फैसला किया, साथ ही पेनेलोप की सफलता की कहानी भी उन्हें बताई। उन्हें कैसे लगता है कि वे सभी पेनेलोप की तरह अच्छे हैं। पेनेलोप का दिमाग कम उम्र से ही तेज और तेज था। वह स्पंज की तरह ज्ञान को अवशोषित करती थी। वह एक दुर्लभ प्रतिभाशाली थी। कृपया वह यह मानना पसंद करेंगे कि दुनिया गोल है, बजाय इसके कि वे यह माने कि सभी महिलाएं पेनेलोप जैसी हैं। सच तो यह है कि जब उसने पहली बार पेनेलोप को देखा था तब वह 10 साल की थी और उससे वह बहुत प्रभावित हुआ था। वह तुरंत योदान के पास वापस गया और चाहता था कि उसकी अपनी बेटियां भी सीखें। लेकिन स्वर्ग उसके प्रति वास्तव में क्रूर था। उसकी अधिकांश बेटियां केवल तभी सीखती थीं जब उन पर दबाव डाला जाता था, और वे किसी भी शारीरिक व्यायाम में भी रुचि नहीं रखती थीं। केवल उसकी 9वीं बेटी और दूसरी बेटी, जिसे योदान से निर्वासित किया गया था, कुछ हद तक अपने दिमाग का इस्तेमाल करने में सक्षम थीं। और हालांकि वह अपनी बेटियों के साथ समय नहीं बिताता था, लेकिन उसके निजी रक्षक और शूरवीर उनकी हर हरकत की रिपोर्ट उसे देते रहते थे। उसकी राय में वे देखने में बहुत निराशाजनक थे। राजा कार्मेलो, वह बूढ़ा कुत्ता, वास्तव में बहुत भाग्यशाली था कि उसे ऐसी बेटी मिली। दूसरे लोगों की बेटियां पेनेलोप जैसी थीं, और यहाँ वह 11 बेटियों के साथ था जिनके दिमाग नारियल के थे। उसे यकीन था कि दोष उनकी माताओं में था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह सहमत होता कि उसके वंश से ऐसे मूर्ख पैदा हो सकते हैं। नहीं तो उसके बेटे तो प्रतिभाशाली थे, लेकिन उसकी बेटियां मूर्ख थीं। दोष स्पष्ट रूप से उसका नहीं था। उसकी पत्नियों और रखेलों ने गर्भावस्था के दौरान कुछ किया होगा या खाया होगा। अपनी बेटियों के मामले में उसे लगातार उन्हें पढ़ने के लिए मजबूर करना पड़ा, जबकि अपने बेटों के मामले में उसे एक मांसपेशी भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। और अचानक उसकी बेटियां अब अपने मछली के दिमाग से उसके साम्राज्य पर शासन करना चाहती थीं। मैकलेन अपनी किसी भी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बजाय खुद को मार डालना पसंद करेंगे। जिस तरह वह महिलाओं के साथ अपनी समस्याओं से गुजर रहा था, उसी तरह दूसरे शासक भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। लेकिन चूंकि वे शासक अपने साम्राज्यों पर भय के साथ शासन करते थे, इसलिए इन क्षेत्रों की महिलाएं अपनी शिकायतें कहने की हिम्मत भी नहीं करती थीं। इसलिए वे साम्राज्य अभी भी कुछ हद तक शांतिपूर्ण थे, लेकिन उनके महलों में रहने वाली महिलाएं एक अलग मामला थीं। रॉयल पैलेस, आर्केडिना की राजधानी। पिताजी, मैं आर्केडिना की पहली रानी बनना चाहती हूँ, जेनेट बान ने कहा। बाहर निकलो। रॉयल पैलेस, डेफेरस की राजधानी। पिताजी, अगर आप मुझे रानी नहीं बनाते हैं तो मैं खुद को मार डालूंगी। आगे बढ़ो। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।